स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल सिंह फिजिक्स। और बच्चों इस वाले लेक्चर में मैं जो पढ़ाने वाला हूँ 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाने वाला हूँ, जो बिल्कुल CBSE पे बेस्ड होगा, जिसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें मैं नहीं कराने वाला। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो बाकी जो लेक्चर्स अपलोड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट पार्ट में, आप उसको ट्राई करें। जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक से समझना है, जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके लिए इस चैप्टर को मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। बड़े ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, पर हर चीज को आप स्टेप वाइज देखें इसमें, ताकि आप लोगों को आगे जो जो टर्म्स आ रहे हैं, जो जो यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे, उनको समझने में दिक्कत ना आए। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो हमें पढ़ना है, उन टर्म्स के बारे में बता देता हूं आपको। चार्ज के बारे में पढ़ना है, चार्ज की फोर्स के बारे में पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमें पढ़ना है फ्लक्स। मेनली हमें ये चारों चीजें पढ़नी है। क्या क्या? चार्ज की प्रॉपर्टीज, फोर्स की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, फिर फ्लक्स। इसमें हमारे पास देखो, जो हमें पढ़ना है यहाँ पर, जो स्टडी करना है, उसको मैं क्या करता हूं, जिनके बारे में पढ़ना है मैं ऐसे लिख देता हूं, जिनके बारे में पढ़ना है, लर्न करना है ना। हमें तीन चीजों के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊं पढ़ना है। सबसे पहले होगा पॉइंट चार्ज, दूसरा होगा एक्सटेंडेड बॉडी जिनका एक कोई साइज होता है, और एक जो हमें स्टडी करना है यहाँ पर, वो पढ़ना है डाइपोल के बारे में। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, शुरुआत से समझेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जिन बच्चों को बेसिक में दिक्कत हो रही है, भी पॉइंट चार्ज किसको कहेंगे। अब कोई भी बॉडी रियल बॉडी होती है, और वो जो रियल बॉडी होती है उसका एक साइज होता है, लेकिन हम कंपैरिजन करके उसको पॉइंट चार्ज या पॉइंट मास बॉडी मान सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिन बॉडीज के साथ आप डील कर रहे हैं, उन बॉडीज को काफी ज्यादा दूरी पर रखना होगा। अगर उन बॉडी के बीच का डिस्टेंस मैं मान लूं उनके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो आप उसको क्या कंसीडर करेंगे, पॉइंट चार्ज। मैं यहां पर एक एग्जांपल के तौर पे स्फीयर बना रहा हूं। मान लीजिए दो स्फीयर है मेरे पास, और जिनका रेडियस r है, कुछ कैपिटल R, और इनके सेंटर के बीच की दूरी स्मॉल r है, और जो स्मॉल r है बहुत ज्यादा है कैपिटल R से। तब आप इन दोनों बॉडीज को पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। मतलब वह बॉडी जिनका साइज को हमने यहां पर क्या करा है, नेग्लेक्ट कर दिया है, क्योंकि उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा ले ली है। ये तरीका होता है फिजिक्स के अंदर पॉइंट चार्ज को कंसीडर करने का। दूसरा, एक्सटेंडेड बॉडी की बात करूं तो एक्सटेंडेड बॉडी में जो हमें यहां पर स्टडी करना होता है, यहां पर होती है लीनियर बॉडी के बाद हमें पढ़ना होता है यहां पर स्फीयर के बारे में, फिर हमें पढ़ना होता है सिलेंडर के बारे में, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं तो क्यूब के बारे में। ये चीजों के बारे में पढ़ना है। स्फीयर के बाद में एक और चीज लिख देता हूं यहां पर, डिस्क, हेमिस्फेयर, आर्क, सर्कल या रिंग बोल सकते हैं उसको। ठीक है। अब ये जो होते हैं हमारे पास एक्सटेंडेड बॉडी है, जिनका एक अपना शेप होता है और सिमेट्रिकल है सारी, एक अपना जाना पहचाना शेप होता है जो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं डाइपोल एक स्पेशल केस होता है। डाइपोल के अंदर क्या होता है, दो चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं, और वो डिस्टेंस होती है हमारे पास, मान लीजिए 2a वेक्टर। तो इन तीन चीजों के बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करना है। इनकी फोर्स को पढ़ना है, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ना है, फ्लक्स को पढ़ना है। यही सारा पार्ट चलना है इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। और मैं आपको कुछ सिंबल्स के बारे में बता देता हूं, जो सिंबल्स आपको सीख लेने चाहिए। ठीक है। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, टाइम लगेगा, पूरा 1 to 1 देखेंगे, मतलब इसके बिना करे देखेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी हर बच्चे के लिए। पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम लोग इसमें। बच्चे यहां पर सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, चार्ज के लिए सिंबल होगा, चार्ज के लिए जो सिंबल होगा कैपिटल क्यू भी हो सकता है और स्मॉल क्यू भी हो सकता है। फिर उसके बाद डिस्टेंस के लिए जो मैं यूज करूंगा, डिस्टेंस
स्मॉल आर यूज करूंगा। फिर उसके बाद रेडियस के लिए आपको बता देता हूं कैपिटल आर यूज करेंगे हम लोग। फोर्स के लिए एफ यूज करेंगे, कैपिटल एफ। यहां पर एक टर्म आएगा जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, NAUGST नॉट। और एप्सिलॉन नॉट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, केवल एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो सिंबल होगा वो कैपिटल ई होगा। एक टर्म आएगा यहां पर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के लिए हम पी सिंबल यूज करेंगे। फ्लक्स के लिए हम यूज करेंगे फाई। ये कुछ सिंबल है जो इस चैप्टर के अंदर 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट पार्ट में आने वाले हैं। आपको ये सिंबल सीख लेने, ये सिंबल देख लेने। एक और लिख देता हूं टॉर्क, टॉर्क तो आपको पता ही होगा, टॉर्क के लिए सिंबल होगा टाउ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं के कैपिटल, और इसके लिए एप्सिलॉन आर। मोस्ट प्रोबेबली आपको इन्हीं टर्म्स के साथ डील करना है, ठीक है। अब लेकिन अगर देखो इसके ऊपर 4 से 5 लेक्चर बनाने हैं मेरे को, कम से कम 40-40 मिनट के, जिसमें आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरे को पूरा उम्मीद है इस बात में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस वाले पार्ट को आप लोग बड़े ध्यान से लिखें। आगे बढ़ते हैं और इसको मैं साफ कर देता हूं, देख लीजिए ना बच्चों। ये तो समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के लिए आप एक लेक्चर देख लें जो पहले से अपलोडेड है, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। और अब मैं आपको जो सीधा लेकर आ रहा हूं वो टॉपिक होगा हमारे पास फोर्स। टॉपिक क्या होगा? फोर्स। और फोर्स भी कौन सी? इसको मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब चार्ज के बीच में, रुके हुए चार्ज के बीच की फोर्स होगी। क्लियर है क्या? ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के बीच में फोर्स होगी। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को निकालने के लिए आपको मैं एक पहले तो बताता हूं कहां पर आपने फील करा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। अगर मैं एक कंघे को लेकर बालों में रब करता हूं, फिर उसको अपने स्किन पर ले जाऊं, तो जो हेयर्स होंगे, जो बाल होंगे, उनको वो अट्रैक्ट करने लगता है। या फिर आपने देखा होगा कागज के टुकड़े को अगर मैं रखता हूं और कंघे को या स्केल को रब करके उसके पास ले जाता हूं, तो वो उसको खींच लेता है। अगर वो उसको खींच रहा है, वहां पर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ऐसे अगर मैं कपड़ों से बलून को रब करता हूं और उसको यहां पर टच करता हूं, तो वो चिपकने लगता है हाथों से। ये भी किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। क्लियर है क्या? ठीक है। अब अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ में आया होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मेजर करने के लिए कोई फॉर्मूला भी होगा, कोई लॉ बनाया गया होगा। उस लॉ को बोला जाता है कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये जो कूलॉम्स लॉ है बच्चों, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं आप लोगों को, ये वैलिड है हमारे पास पॉइंट चार्ज के लिए, जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था। मतलब हम साइज को कंसीडर नहीं कर रहे। अब अगर मैं फोर्स की बात करूं कि जो फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो स्टैटिक चार्ज के बीच में जो आर डिस्टेंस में, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करने वाली है? तो आपको याद रखना है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड, और इसको प्रोडक्ट कर देना है आपको। मतलब Q1 इंटू Q2। बार बार आपको मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है आपको जब यहां पे रखना है तो बिना साइन के रखें आप, ठीक है। अब देखें, और जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा फोर्स उतनी ज्यादा होगी, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। कुछ सिमिलर फॉर्मूला है ये, जैसे आपने ग्रेविटेशन फोर्स में पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, अगर मैं इसको कंबाइन करता हूं, कंबाइंड करने पर F प्रोपोर्शनल टू आ गया Q1
Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई कितना आर स्क्वायर। अब क्या करना है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है हमें। इस साइन को हटाने पर एक कांस्टेंट आएगा k, और उस k की वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन एक बात आपको जो याद रखनी है, यहां पर ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा यूज करा है, ये मैंने ओनली वैक्यूम के लिए यूज करा है, और आप चाहे तो बोल सकते हैं हम एयर के लिए, क्योंकि लगभग सेम ही होता है, ठीक है। तो फॉर वैक्यूम या एयर के लिए यूज किया हुआ है। अगर आपको बोला जाता है दो पॉइंट चार्ज हैं जो वैक्यूम में या एयर में रखे हुए हैं और उनके बीच की फोर्स निकालो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना आर स्क्वायर। अगर इस स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है तो लिखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। अब ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना आर स्क्वायर। इसके बाद इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, फ्री स्पेस या वैक्यूम। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अगर मैं यहां पर इसकी यूनिट की बात करूं तो आएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको अप्लाई तब करना है जब एयर या वैक्यूम बोला जाएगा। लेकिन अगर मीडियम आ जाए हमारे पास, अगर मीडियम आ जाए तो फॉर मीडियम आने पर क्या होता है, मीडियम आने पर जो मीडियम होगा उस मीडियम का पोलराइजेशन हो जाता है, और उस पोलराइजेशन होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब जो एक्चुअल चार्ज है उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जिसकी वजह से फोर्स कम हो जाती है। कितना कम होगी वो डिपेंड करेगा मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी पे या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, उसको भी समझेंगे हम लोग। तो फॉर मीडियम के लिए हमारे पास फॉर्मूला में लिखा हुआ है Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो यहां पर एप्सिलॉन है और यहां पर एप्सिलॉन नॉट है, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास फोर्स को निकालने का। फोर्स का फॉर्मूला आ गया मीडियम के लिए 1/4 बाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बाई कितना आर स्क्वायर। इसके बाद अगर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, इसके लिए सिंबल यूज कर रहा हूं मैं के, और यहां पर एक टर्म और बोल सकते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी, इसके लिए एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी जैसा कि नाम से पता चल रहा है रिलेटिव है, मतलब दो मीडियम को या बोल सकते हैं दो जगह की फोर्सेस को कंपेयर करना है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एक ही चीज है यहां पर, फिलहाल ऐसे याद रखें आप लोग। तो मैंने लिखा है यहां पर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होगा जो हमने फोर्स निकाली थी वैक्यूम वाली F नॉट मान लेता हूं, अपॉन में जो फोर्स निकाली है मीडियम वाली, उसको अगर हम डिवाइड करके रेशियो निकालते हैं तो जो रेशियो आएगा वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा। अब इस F नॉट की जगह लिखा जा सकता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो K का फॉर्मूला F नॉट अपॉन में Fm बराबर एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आएगा।
यहां पर जो एप्सिलॉन का मतलब है, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसी पर्टिकुलर मीडियम की बात करें जिसकी आप परमिटिविटी लिखते हैं, आपको उसकी परमिटिविटी ना देकर आपको उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी गिवन होगी। क्लियर है क्या? जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग 1 होता है। फॉर वाटर रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है। फॉर ग्लास आई थिंक एक बार चेक भी कर लेना आप लोग, के की वैल्यू 10 होती है। और फॉर मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू इंफिनिटी होती है। इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होगा, तो हमें बोलना है मीडियम का। अब किसी मीडियम का जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही ज्यादा उसका पोलराइजेशन होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा अपोज करने वाली फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जिसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मीडियम की वो पहले से कम हो जाएगी। और कितना कम हो जाएगी? के टाइप्स कम हो जाएगी। अगर आपसे कोई बोलता है कि मीडियम डालने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम क्यों हो जाती है, तो हमारा छोटा सा आंसर होगा कि पोलराइजेशन हो जाता है मीडियम का, और उस पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है मीडियम की, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है हमेशा, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कम हो जाती है। चलिए यहां तक क्लियरिटी होगी आप लोगों को। अब क्या बार बार हमें एप्सिलॉन वगैरह याद रखना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है। आप वैक्यूम वाला फॉर्मूला याद रखें, आपको मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन होगा, तो आप मीडियम वाली फोर्स यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों ये पार्ट था हमारे पास फोर्स को लेकर। अब अगर मैं फोर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको समझाऊं, तो फोर्स की प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स आपको लिखना है बच्चों ये कॉपी पर। प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स में सबसे पहली बात, दो तरह के नेचर होंगे। अगर लाइक चार्ज होगा, लाइक चार्ज मतलब एक जैसे, तो दुश्मनी होगी इनमें और रिपेल करेंगे। और अगर अनलाइक चार्ज होगा तो ये अट्रैक्ट करेंगे, प्यार होगा इन दोनों में। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्ज रिपेल करेगा। एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज्ड बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है इंडक्शन की वजह से। वो आगे का कंसेप्ट है, आप लोग याद रखें। अगर कोई बोलता है कोई चार्ज्ड बॉडी क्या अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करेगी कि रिपेल करेगी, तो याद रखना वो उसको अट्रैक्ट करेगी। और दूसरी बात, आपको एक बात और याद रखनी है, किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है, उसका जो श्योर टेस्ट है वो रिपल्शन से होता है। एक्चुअली अट्रैक्शन के अगर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं, लॉजिक अलग अलग हो सकते हैं लोगों के समझाने के, पर मैं क्या लॉजिक दे रहा हूं आप लोगों को, आप ऐसे समझें कि जो अट्रैक्शन होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स से भी हो सकता है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स से भी अट्रैक्ट हो सकता है, इसका मतलब मास की वजह से हो सकता है। तो लेकिन रिपल्शन हमेशा किसकी वजह से होगा? चार्ज की वजह से। मास कभी दूसरे मास को रिपेल नहीं करता। इसलिए बोला जाता है कि जो श्योर टेस्ट है किसी बॉडी पे चार्ज पता करने का, वो रिपल्शन है। क्लियर है क्या? एक बात ये समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स हम कह सकते हैं कि ये बहुत दूरी तक, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लगती है, काफी लार्ज डिस्टेंस तक ये काम करती है, लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। बच्चों इसके बाद में और बात करूं, फंडामेंटल फोर्स है। 4 फंडामेंटल फोर्स में से एक ही होती है। अब इसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके बाद अगला फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्जेस। मतलब अगर दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रही है, तो उन चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उनके जीवन में कोई तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो भी चार्जेस आ जाए। क्लियर है क्या? तो ये बात याद रखनी है। छठा, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा स्टैटिक चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा? ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखनी है,
कम से कम एक चार्ज रेस्ट पर होगा। याद करो, आप लोगों ने एटम के बारे में जब पढ़ा होगा, एटम के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं और न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियस में चार्ज है प्रोटॉन, लेकिन तब भी हम कूलम्ब्स लॉ को लगा सकते हैं। इसका मतलब कूलम्ब्स लॉ के लिए कम से कम एक चार्ज कैसे स्टेट में होना चाहिए, रेस्ट स्टेट में, कम से कम एक चार्ज रेस्ट पर। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, जो चार्ज को मिलाने वाली लाइन है उसके अलोंग ही आपको फोर्स दिखानी है। अगर अट्रैक्ट कर रही है तो पास की तरफ और रिपेल कर रही है तो दूर की तरफ, जैसा होता है। अगर किसी से अट्रैक्शन है तो चाहते हैं पास आए, अगर किसी से क्या हो, दुश्मनी हो, तो चाहते हैं रिपेल करे, इसको दूर करे, मतलब बाहर की तरफ डायरेक्शन दिखानी। लेकिन कहीं भी डायरेक्शन दिखानी नहीं है, लाइन के अलोंग जो लाइन उनको मिला रही है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, लॉन्ग रेंज फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस अनअफेक्टेड होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर, जितने भी चार्जेस हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। मीडियम पे डिपेंड करती है मीडियम पे डिपेंड। क्लियर है क्या यहाँ तक? ये बच्चों कुछ पार्ट था हमारे पास किसके लिए, पॉइंट चार्जेस की फोर्स निकालने के लिए, जिसमें मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ दिखाया। अब अगर पॉइंट चार्ज, देखो आप इसको स्क्रीनशॉट लें, इसको लिखें और आगे आते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, इसको मिटा देता हूं, साफ करता हूं इसको बच्चों। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग लिख रहे होंगे। अब अगर ये जो फोर्स का फॉर्मूला जो है, कूलम्ब्स लॉ वाला जो फॉर्मूला है, ये ओनली वैलिड है फॉर पॉइंट चार्जेस। लेकिन अगर हमारे पास कोई रियल बॉडीज आ जाए, कोई एक्सटेंडेड बॉडी आ जाए, तब क्या किया जाए? उसके लिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा हथियार है हमारे पास, एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसको हम प्रयोग करेंगे, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। अगर आपके पास पॉइंट चार्जेस की जगह कोई एक ऐसी बॉडी आ जाए, एक्सटेंडेड बॉडी, कोई रियल बॉडी आ जाए जिसका एक शेप हो, एक साइज हो, उस केस में आप इंटीग्रेशन मेथड को यूज करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको तीन चीजें पढ़नी पड़ेगी, जैसे मैं आपको बताता हूं। फॉर एक्सटेंडेड बॉडी और एक्सटेंडेड बॉडी या फिर रियल बॉडी, जैसा कि सारी बॉडी रियल होती है, उस केस में हमें तीन चीजों को बड़े ध्यान से सुनना होगा बच्चों। अगर कोई लीनियर बॉडी है और एक है हमारे पास लीनियर, और एक है हमारे पास सरफेस हो जिसमें, और एक हो वॉल्यूम वाली, तीन जगह की बात कर रहे हैं, लीनियर के लिए, सरफेस के लिए और वॉल्यूम के लिए। बच्चों अगर हमारे पास कोई सीधी बॉडी है और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे देखो है ये लीनियर ही, इसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप इसमें यूज करेंगे थोड़ा सा एलिमेंट ले लेंगे, कितना, DQ चार्ज वाला। ये जो DQ एलिमेंट लिया है मैंने, एक्चुअली ये DQ एलिमेंट पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है। हमने क्या करना है, उस रियल बॉडी में से थोड़ा सा DQ एलिमेंट लेना है। उसके लिए तरीके होते हैं जो मैंने लेक्चर्स में आपको समझाए हुए हैं। लेकिन अगर आप ये बेसिक एक बार याद रख लेंगे तो आप उन पर जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूं, आप लोगों को सिखाना है मेरा काम, और मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसके लिए यूज करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, LCD, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लैम्डा बराबर हो जाएगा DQ बाई DL। तो DQ कितना आ जाएगा बच्चों बताओ? DQ बराबर आ जाएगा लैम्डा इंटू DL। अब ये लीनियर बॉडी हमें दिखेंगी कैसे? जैसे रिंग हो गई, कोई लीनियर वायर हो गई, कोई रॉड हो गई हमारे पास, उस केस में आप लीनियर चार्ज डेंसिटी LCD का यूज करेंगे। और इसके बाद अगर मान लो कोई बॉडी है हमारे पास, कोई भी शेप हो सकती है, मैं एसिमेट्रिकल शेप इसलिए ले रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है, इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों। अगर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अभी भी वही कहानी, आपको स्मॉल एलिमेंट लेना है। ये स्मॉल एलिमेंट, अब ये जो बच्चों स्मॉल एलिमेंट है, ये स्मॉल एलिमेंट किसकी तरह काम करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह। अब अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहां पर? सरफेस पे, उस केस में आपको क्या यूज करना है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सिग्मा बराबर DQ बाई DS, और यहां से आप DQ निकाल सकते हो। और जो DQ होगा बच्चों वो स्मॉल एलिमेंट होगा। क्या होगा? स्मॉल एलिमेंट। अब उस स्मॉल एलिमेंट को लिखने के बाद ये सिग्मा क्या है बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी।
अच्छा, अब आते हैं बच्चों वॉल्यूम पे। वॉल्यूम का देखो, वॉल्यूम है हमारे पास, मान लो कोई बॉडी है हमारे पास जो कोई शेप नहीं है, मान लो एक पर्टिकुलर शेप नहीं ले रहा मैं, अब इसके बल्क में इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस केस में क्या करा जाए? अब डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ तो वैलिड नहीं होगा ना। अगर डायरेक्ट कूलम्ब लॉ वैलिड नहीं है, वही पुराना केस, थोड़ा सा एलिमेंट ले लो, कितना, डी क्यू चार्ज वाला, यहां पर यूज करेंगे रो। रो बराबर होगा डी क्यू बाई डीवी। डीवी क्या है? स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम। स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम से आप इस डी क्यू को डिवाइड करें बच्चों, डी क्यू निकल जाएगा। इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब बच्चों कहानी है, अब इनकी यूनिट के बारे में बात करता हूं तो कूलाम पर मीटर, जैसा कि यहां से पता चल रहा है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर क्यूब। अब इन्हें यूज कहां करना है? जहां पर हमारे पास डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ वैलिड ना हो। कूलम्ब्स लॉ एक्चुअली किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए था। अगर पॉइंट चार्ज के अलावा कोई रियल बॉडी आ जाए और उस रियल बॉडी में से आपको स्मॉल एलिमेंट ले लेना है, अगर वो बॉडी रिंग हुई, अगर वो बॉडी कोई लीनियर बॉडी हुई, अगर वो सेमी सर्कुलर रिंग हुई, वो आर्क हुई, तो आप लैम्डा का यूज करते हैं। अगर वो बॉडी कोई स्फेयर हुआ, कोई सॉलिड सिलेंडर हुआ, या कोई डिस्क हुई जिसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे शीट हो गई हमारे पास, अगर चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा सिग्मा। लेकिन एक बात याद रखना है, ये कब लगाना है? जब कोई एक्सटेंडेड रियल बॉडी आ जाए और अगर पॉइंट चार्ज है तो कूलम्ब्स लॉ डायरेक्ट वैलिड है। तो स्मॉल एलिमेंट लेने की वजह से हम लोगों को ये चीजें पढ़नी पड़ती हैं। ये तीनों चीजें तब वैलिड है जब यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी हो। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी नहीं होगी तो आपको उसका रो, उसका आपका सिग्मा, उसका लैम्डा अलग गिवन होगा वेरिएबल की फॉर्म में। उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है सीबीएसई वाले बच्चों को। वॉल्यूम वाला बच्चों को नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जैसे तरबूज होता है, अब मान लो उसके अंदर चार्ज पूरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे केसेस में आप लोग यूज किसको करते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। सरफेस पर है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर बॉडी पे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर बॉडी का मतलब समझ में आ गया होगा, लीनियर का मतलब सीधी नहीं, लीनियर का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, लाइन की फॉर्म में जो लाइन है, ठीक है। अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों? सरफेस पे। अगर बल्क में, इंटीरियर अंदर वाले पार्ट में, बल्कि पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करना है। और ये कब यूज करना है? जब एक्सटेंडेड बॉडी हो, जब कूलम्ब्स लॉ डायरेक्ट वैलिड ना हो, उसमें से स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं और उस स्मॉल एलिमेंट को डीक्यू को क्या माना जाता है? पॉइंट चार्ज। अगर उसको पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, अगर मैं इसके पास में कोई चार्ज रखूं, अगर इसके पास में कोई क्यू नॉट चार्ज रखूं तो ये डीक्यू एक चार्ज हो गया, क्यू नॉट डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ वैलिड, लगाओ इंटीग्रेशन। इसके पास में क्यू नॉट चार्ज रखूं तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, लगाओ इंटीग्रेशन। लेकिन वहां पर एक चार्ज कितना हो जाएगा? डीक्यू, फिर इंटीग्रेशन मेथड होगा बच्चों, थोड़ा अपर लेवल हो जाएगा, सीबीएसई से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम के लिए बात करें, मान लो इसके पास में एक चार्ज रख दूं क्यू नॉट, अब उनके बीच में फोर्स पूछे, एक तो क्यू नॉट पॉइंट चार्ज है लेकिन ये रियल बॉडी है, तो वहां पर स्मॉल एलिमेंट ले लिया जाता है। स्मॉल एलिमेंट लेने के तरीके होते हैं बच्चों, कोई एक्सटेंडेड बॉडी आती है उसमें सबसे पहले तो देखें कि आप कैसे एलिमेंट लेंगे। दूसरा तरीका क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा यूज नहीं करना पड़ता है इस फिजिक्स के अंदर, बहुत नॉर्मल सा इंटीग्रेशन। थोड़ा सा जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स नहीं हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार डेरिवेशन की प्रैक्टिस करके उसको सीखा जा सकता है। हिम्मत हारनी नहीं है, कोशिश करते रहना है, कोशिश करने वाला ही हमेशा सक्सेसफुल होता है बच्चों, ठीक है। अगर हम कोशिश करेंगे नहीं तो हम सीख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। मेरा एफर्ट तभी यूजफुल है जब आप लोगों का एफर्ट वहां से आएगा। तो यार आगे बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को कैसे लिखा जाएगा? बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका। एक ऐसे कोऑर्डिनेट प्लेन है बच्चों हमारे पास, उस कोऑर्डिनेट प्लेन पे दो चार्ज रखे हैं, Q1 का पोजीशन वेक्टर कितना है? R1, और एक चार्ज रखा हुआ है कितना? Q2 का पोजीशन वेक्टर कितना है? R2। अब ये दो चार्ज है, कुछ भी पोलैरिटी हो सकती है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा आपसे, मैं तो बोल रहा हूं आपको बताना है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। इस Q2 वाले पे फोर्स बताओ जो कौन लगा रहा होगा? Q1। तो बच्चों क्या करना है? एक्सप्रेशन में याद रखें, जिस पे फोर्स लगानी है एरो उसकी तरफ रखना है, जिस पर फोर्स
लगानी है, एरो उसकी तरफ रखना है, और इसको मैंने आर वेक्टर मान लिया। अब इस आर वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा? आर वेक्टर लिखा जाएगा कहां पर? Q2 पे निकालनी है, तो R2 वाले में से R1 को माइनस करना है। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूं बच्चों, दोनों तरफ ऐसे करके डंडे लगा देने हैं, यहां पर ये R2 माइनस R1 कर लेना है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर हो गया। R वेक्टर क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी, Q1 Q2 के बीच की दूरी, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस होता था, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, वो निकालने के लिए अब मैंने लिखा फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट बराबर कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना दो। R का यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर क्या दिखाएगा? इसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यूनिट वेक्टर क्या दिखाएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बच्चों यूनिट वेक्टर को लिखा जाएगा R वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो फॉर्मूला मॉडिफाई होकर और अच्छे तरीके से लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब और R वेक्टर। और आप चाहो तो इस R वेक्टर की, R के मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहां से लिख के इस फॉर्मूले को आगे भी लिख सकते हैं। इस तरीके का कहां पर काम आएगा? ज्यादातर इसमें आपको या तो स्पेसिफिकली बोला जाता है कि भाई वेक्टर लॉ से करना है, या फिर आपको कोऑर्डिनेट देख के पता चल जाता है कि भाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, अब ये डायरेक्ट तो होने वाला नहीं है, तो इसको वेक्टर फॉर्म से करो। लेकिन फिर अभी वही बात, यहां से आपके पास वेक्टर फॉर्म में आया है, ये कैसी फॉर्म में आया है? वेक्टर फॉर्म में आया है। कैसी फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में है। मैग्नीट्यूड के लिए आप वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कोई 3 डायमेंशनल बॉडी हो, 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल एक्सप्रेशन सीखना है। यहां पर R वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू रख के क्यूब लगा दो, R वेक्टर की जगह ये लिख दो, हो गया। अब इसमें दो बातें याद रखनी है, Q1 Q2 साइन के साथ, Q1 एंड Q2 साइन के साथ, Q1 Q2 साइन के साथ, पहली बात। दूसरी बात, जहां पर फोर्स एरो उधर, जहां पर फोर्स एरो उधर, जहां पर फोर्स निकालनी है उस तरफ एरो करना है आप लोगों को। अगर मेरे को फर्स्ट पे फोर्स निकालनी होती बच्चों तो मैं एरो फर्स्ट की तरफ करता, अगर मेरे को Q2 पे निकालनी है तो मैंने एरो Q2 की तरफ किया है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें साइन की दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप मेरे मेथड को यूज करें तो मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ लिखा हमने, जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते सीबीएसई में, लेकिन आप लोगों को इसका एक्सप्रेशन आना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे वाले पार्ट में बढ़ते हैं बच्चों, इस पूरे पार्ट को बड़े ध्यान से देखें। अगर पॉइंट चार्जेस है तो डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, एक पॉइंट चार्ज है और एक रियल बॉडी है, ये तीनों लीनियर बॉडी में लैम्डा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिग्मा, अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रो। क्लियर है क्या? ये हो गया हमारे पास। अब इसको मैं मिटाता हूं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों इस लेक्चर में मैं जो रखने वाला हूं वो फोर्स वाला पार्ट रखने वाला हूं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पार्ट और है, उम्मीद करता हूं आप लोग देख रहे होंगे, स्किप नहीं करना। सीखना है हम लोगों को यार, एफर्ट करना है, कोशिश करनी है, सीखते जाना है यार, जो धीरे धीरे आगे देखें। आगे आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर फोर्स। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये क्या कहता है? ये कहता है अगर एक चार्ज पे दो या दो से ज्यादा चार्जेस फोर्स लगाते हैं तो उस चार्ज पे, जिसको टेस्ट चार्ज बोला गया है, उस टेस्ट चार्ज पे सबके द्वारा लगने वाली फोर्स का नेट हर एक के द्वारा लगने वाली फोर्स का वेक्टर सम होगा। मैं लिखकर बताता हूं आपको। इट इज स्टेट दैट फोर्स ऑन ए चार्ज, जिसको मैं क्या बोलता हूं? टेस्ट चार्ज, और साइड में Q0 भी लिख देता हूं। फोर्स ऑन इट इज स्टेट दैट फोर्स ऑन अ चार्ज, जिसको क्या बोल रहे हैं? टेस्ट चार्ज Q0, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस की वजह से, मल्टीपल चार्जेस इज इक्वल टू फोर्स, इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्स। कौन सा सम? वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल चार्ज। प्रत्येक चार्ज के द्वारा, हर एक चार्ज के द्वारा
जो फोर्स लगाई जाएगी उसके वेक्टर सम के क्यू नॉट, ये भाई साहब Q1, ये भाई साहब Q2, ये कितना Q3, Qn, सारे मिलके इसमें फोर्स लगा रहे हैं। तो पूछा गया कि Q नॉट पे नेट फोर्स कितनी होगी, तो बच्चों क्या लिखा जाएगा, नेट फोर्स ऑन Q नॉट बराबर हो जाएगा फोर्स ऑन Q नॉट मतलब जीरो वाले पे ड्यू टू फर्स्ट वेक्टर फॉर्म में प्लस फोर्स ऑन जीरो वाले ड्यू टू सेकंड प्लस एंड सो ऑन फोर्स ऑन जीरो वाले ड्यू टू n की वजह से वेक्टर सम करना है। मतलब आप ऐसा नहीं है बच्चों कि आप अगर फोर्स निकालना है डायरेक्ट जोड़ दो या डायरेक्ट घटा दो, आपको क्या देखना पड़ेगा, उनके बीच का एंगल, कि जो दो लगने वाली फोर्स है उनके बीच में कितना एंगल है, फिर तीसरे को करना है, ऐसे करना है, स्टेप वाइज आना है उसमें। उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला याद रखना है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इस टॉपिक पे ज्यादा पार्ट पढ़ना है, ज्यादा कुछ करना है आपको, तो पिछले वाले लेक्चर जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 प्लेलिस्ट नंबर 1 उसमें जाके आप कर सकते हैं। इसके बेसिस पे कितने क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने उसमें डाले हुए हैं, आप लोग उस पर ट्राई करें, पहले इसको सीखें, बेसिक क्लियर हो जाएगा ना तो यार आपको आगे वाले पार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इस वाले पार्ट को बच्चों मैं साफ करता हूं इधर वाले को, यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखते हैं आगे, अब क्या करना है, अब थोड़ा सा पार्ट कभी कभी हमें इक्विलिब्रियम वाले पार्ट को पढ़ना पड़ता है, ज्यादा एक्सप्लेन करके मैंने इसको पुराने वाले लेक्चर में कराया हुआ है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, आप उसको भी देखें, ये समझ लें, थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब समझे कि नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। नेट फोर्स जीरो होने के लिए हमारे पास दो तरह के यहां पर केसेस आते हैं। पहला है केस फर्स्ट फॉर आइडेंटिकल चार्ज, आइडेंटिकल पोलैरिटी, कैसी पोलैरिटी, आइडेंटिकल पोलैरिटी। मान लो ये प्लस Q1 है और ये भी प्लस Q2 है। अब आपको बोल रहा है कि एक चार्ज Q नॉट को कहां रखें ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आए। तो बच्चों एक छोटा सा कंसेप्ट है मेरा, उसको याद रखना, बीच में कहीं पर रखना है x दूरी पर जाकर, या जो भी डिस्टेंस आप मानते हैं, तो कहां पर रखना है, बीच में। और कैसी पोलैरिटी होगी इसकी, नेगेटिव। तो कंसेप्ट ये बनता है, अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो ये पॉजिटिव होता, ये दोनों पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। क्या याद रखना है, कॉर्नर वाले सेम पोलैरिटी, बीच वाला अपोजिट पोलैरिटी। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम के लिए एक कंडीशन है, याद रखना, एक्सप्लेनेशन उसका पुराने लेक्चर्स में है बच्चों, आप लोग जाके देखेंगे उसको भी, उम्मीद करता हूं। कॉर्नर वाले सेम पोलैरिटी, बीच वाला अपोजिट पोलैरिटी, पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हर दो की वजह से तीसरे पर नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, हर दो की वजह से, इन दोनों की वजह से इस पे, इन दोनों की वजह से इस पे, इन दोनों की वजह से इस पर, हर एक की वजह से दोनों, हर एक पर दो की वजह से नेट फोर्स जीरो, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और क्या तरीका याद रखने का, अगर ये दोनों कॉर्नर वाले सेम पोलैरिटी तो बीच वाला अपोजिट पोलैरिटी। अगर सर दो कॉर्नर वाले अपोजिट पोलैरिटी हो तो क्या करा जाए, तो बच्चों याद रखना है, फॉर अपोजिट पोलैरिटी, फॉर अपोजिट पोलैरिटी। एक एग्जांपल देके समझाता हूं, मान लीजिए -4Q है और एक मेरे पास +Q है। अब आपसे बोला जाए कॉर्नर, ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट पोलैरिटी है बच्चों। अगर अपोजिट पोलैरिटी है तो Q नॉट को कहां रखें ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो इस बार आपको बाहर रखना होगा। कहां रखना होगा, बाहर की तरफ, और वो भी किसके पास, छोटे वाले के पास। अगर सेम अपोजिट पोलैरिटी है तो बाहर रखना है, कहां रखना है, बाहर रखना है, और छोटे वाले के पास, छोटे वाले के पास। अगर आपको ये बात याद रहती है तो न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपसे बोले भाई अब बताओ कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा, कैसी पोलैरिटी हो, तो वही कंसेप्ट ये वाला लगाना पड़ेगा। ये नेगेटिव है तो ये भी कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव, तब जाके बीच वाला पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव बीच में पॉजिटिव, ये कंडीशन सक्सेसफुल। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को, बेसिक सीखे यार, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार है सीखने के लिए? अगर आप तैयार है तो मेरा पूरा एफर्ट रहेगा, जैसे भी करके मेरे को जितने भी लेक्चर बनाने पड़े। देखो बच्चों YouTube पे यार ये बहुत बड़ी दुनिया है, जानता हूं यार मैं, हम लोगों का भी छोटा सा एफर्ट है, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरने वाला है, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, है ना। तो आप यहां तक फोर्स वाला पार्ट करें, बहुत ध्यान से करें, पेशेंस रखें, सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंस। वीडियो लेक्चर देखते समय यार लगता है अब गाने सुन ले, ये देख ले, वो देख ले, ये तो बोरिंग सा पार्ट हो रहा है,
लेकिन अगर हमें कुछ सीखना है, कुछ यूनिक करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ अच्छे लेवल पे जाना है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा, अपना फोकस अपना एक ही जगह रखना पड़ेगा, पढ़ना भी है, एंटरटेनमेंट भी होना है, एंटरटेन होना है यार, है ना। ठीक है, आप लोगों को ये फोर्स वाला पार्ट यहां तक आप लोग लिखेंगे। अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पार्ट पढ़ाऊंगा जो आप लोग सीबीएसई में आता है। क्लियर है यहां तक के लिए थैंक यू। अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे बच्चों, वीडियो देखते रहिए। स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है राहुल सिंह फिजिक्स। बच्चों इस लेक्चर पे आपने, उम्मीद करता हूँ पुराना वाला लेक्चर देख लिया होगा, आपने काफी कुछ सीख भी लिया होगा फोर्स को लेकर, कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना, एक्सप्रेशन, फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, ये सारी बातें आपने पिछले लेक्चर में सीखी होगी। इस लेक्चर में बच्चों मैं आपको फिर वो एक बात क्लियर कर दूं, जो मेरा इस लेक्चर में फोकस है ना, स्ट्रिक्टली उन बच्चों के लिए है जो फिजिक्स में थोड़ा वीक है, जिनमें फिजिक्स को लेकर डर है अभी तक। उस डर को दूर भगाना है यार, मिलके एफर्ट लगाना है यार, कोशिश करनी है, कोशिश करने से सब चीज आसान हो जाएगी, धीरे 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 सब आसान हो जाएगा। चलिए इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जैसे याद करो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में, एक अदृश्य, एक इमेजिनरी, और बोल सकते एक ना दिखने वाला ऐसी चीज जिसको हमें स्टडी करना है, कुछ इमेजिनेशंस को स्टडी करना है। भाई एक मैं पेन को, एक मार्कर को, एक बॉल को, एक स्टोन को अगर यहां से छोड़ता हूं तो आपने देखा हो उसे अर्थ अपनी तरफ खींचती है, और खींचती है तो क्या कुछ यहां पर इसके चारों तरफ एक ऐसा क्या साम्राज्य है, एक ऐसा चमत्कारी क्या बोल सकते हो उसको फील्ड फैला हुआ है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है, जो उसका फील है, उसको फील किया जा सकता है। उसके जो होने वाले फिनोमिना है उसको फील किया जा सकता है, उसको फील करके देखा जा सकता है। कैसे हमारे फोन की घंटी बज जाती है यार, जबकि आसपास में कोई रेज हमें दिखाई नहीं देती, कुछ आसपास में है नहीं। कैसे एक कागज को एक कंगा, एक स्केल ऐसे उठा लेता है, खींच लेता है, जबकि हमें उसके आसपास में कुछ दिखाई नहीं देता। और हम क्या देखते हैं डेली लाइफ में, अगर मेरे को कोई काम करना है तो फिजिकली उसके कांटेक्ट में आना पड़ता है। यहां पर हमें फिजिकल कांटेक्ट दिखाई नहीं देगा। ऐसी चीजों को इमेजिन करना है, इमेजिन करके पढ़े बच्चों, पहले देखें, स्टडी करें, इमेजिन करें, उसके बाद एफर्ट लगाएं, ज्यादा से ज्यादा जितना एफर्ट हो सकता है सीखेंगे। चलो एफर्टलेस और करेंगे जितना हो सके, आसान हो सके बच्चों के लिए। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे मेरे चैनल को राहुल सिंह फिजिक्स। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार अभी जाके सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपको आप तक पहुंच सके। इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं मान लो एक चार्ज हूं, मेरे चारों तरफ मैंने एक ऐसी जगह, एक ऐसा जाल फैला रखा है, उस जाल में अगर कोई फंसेगा, उस जाल में अगर कोई एंटर करेगा तो उस पर मेरी फोर्स लगने वाली है। ध्यान रखो, मैं स्टैटिक हूं, मैं एक रुका हुआ चार्ज हूं, और जब भी कोई रुका हुआ चार्ज होता है उसके चारों तरफ एक फील्ड होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, और उस फील्ड में अगर कोई चार्ज को रखे तो उस पर क्या कैलकुलेट की जा सकती है? फोर्स कैलकुलेट की जा सकती है। क्लियर है क्या? यहां तक आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी स्टैटिक चार्ज के चारों तरफ वह रीजन होगा, वह जगह होगी, वह फील्ड होगी जहां तक वो अपनी फोर्स को किसी दूसरे पर एक्सर्ट कर सकता है। क्लियर है क्या? अब पहले फोर्स की तरह दोबारा उन सब चीजों को पढ़ना है, बड़े ध्यान से देखेंगे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। मान लो एक धागा लिया हमने, उस धागे में एक बॉल लगाई मैंने, इस बॉल पे कोई चार्ज है, मान लीजिए मैंने एक रॉड ली, उस रॉड को जिसके ऊपर कुछ चार्ज है, मान लो सिमिलर काइंड ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मैं क्या देख रहा हूं यहां पर, ये जब इस रॉड को मैं ऐसे करके पास लेकर आ रहा हूं, बहुत स्लो पास लेकर आ रहा हूं, बहुत ही स्लो पास लेकर आ रहा हूं, तो ये दूर जाने लगता है, ये दूर जाने लगता है। इसका मतलब इस पर कोई फोर्स लग रही होगी। अगर इस पर कोई फोर्स लग रही है लेकिन हमें कुछ दिखाई तो दे ही नहीं रहा, जबकि यहां पर बिल्कुल स्पेस है, हवा है, और लेकिन ये दूर जा रहा है। ऐसे कंसेप्ट में, इमेजिनरी टर्म्स में हम लोगों को मान लेना है क्या है, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगी, जो आप इस पेंडुलम में देख पा रहे हैं। क्लियर है क्या मेरी बात यहां तक? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा गया था सरफेस और रीजन अराउंड ए स्टैटिक चार्ज।
up to which, जहां तक up to which it can exert, ऐसे बोल सकते हैं, it can exert force on another charge, force on another charge। और बच्चों जिस चार्ज पे फोर्स लगेगी उसको आप याद रखें टेस्ट चार्ज, और जो बॉडी जो चार्ज फोर्स लगाएगा, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टडी करने वाले हैं, उसको बोला जाएगा सोर्स चार्ज। और जिस पर फोर्स एक्सपीरियंस करानी है उसको बोला जाएगा टेस्ट चार्ज। जैसे मैं यहां पर बोलूं, इस वाली बॉडी के चारों तरफ एक फील्ड थी जो हमें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इसकी फील्ड ने इस पर, इस बॉल पर फोर्स लगाई, तो ये टेस्ट चार्ज और ये सोर्स चार्ज। क्लियर है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसी भी स्टैटिक चार्ज के चारों तरफ की वह जगह जहां तक वो अपनी फोर्स को एक्सर्ट कर सकता है, कोई दूसरा चार्ज उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। कैसे भी याद रखें। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड, अलग अलग चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होती है बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी तो आप ये वर्ड याद रखें, लेकिन बार बार इस टर्म को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करे। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने वाली फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा गया। अब कोई चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी वो समझते हैं। तो यहां पर देखना, एक डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज placed at that point। मतलब अगर किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को मेजर करना है, तो जिस पॉइंट पे आपको उसको मेजर करना है वहां पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना है। यूनिट पॉजिटिव, यूनिट मतलब वन, पॉजिटिव आपको पता ही है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितनी फोर्स लगेगी हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए पॉइंट चार्ज। देखते हैं बच्चों, देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर पॉइंट चार्ज के लिए। अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, आपके माइंड में होगा पॉइंट चार्ज का मतलब अगर डिस्टेंस बहुत दूर हो, साइज को नेग्लेक्ट कर दिया गया हो। मान लीजिए बच्चों ये मेरे पास एक क्यू चार्ज है जो सोर्स चार्ज है, मैं चाहता हूं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना पी पॉइंट पर और आर डिस्टेंस पे। तो यहां पर मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया क्यू नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर कितना हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। क्यू नॉट कौन है? जिस पर फोर्स लगेगी, और क्यू कौन है? जो फोर्स लगाएगा, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टडी कर रहे हैं बच्चों। अब यहां पर लेकिन ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज जो है हमारे पास, इसकी भी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिमिट लगा लेते हैं। यहां पर लिख देता हूं जैसे एक्सप्रेशन लिखा होता है, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब हुआ कि जिस टेस्ट चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो टेस्ट चार्ज इतना स्मॉल है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे कुछ भी नहीं है। क्लियर है क्या मेरी बात? इस क्यू नॉट की इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू चार्ज के सामने कुछ भी नहीं है। इतना कम, इतना स्मॉल, इतना छोटा चार्ज लिया हुआ है हमने क्यू नॉट को। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसका मतलब ये होता है बच्चों, एक नंबर में क्वेश्चन आता है सीबीएसई में कि ये लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो क्या दिखाता है? तो आपको बोलना है कि जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल है और उसके द्वारा बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैपिटल क्यू वाले के लिए कैसी है? बहुत ही नेग्लेक्टेड है। ठीक है, चलिए अब हम कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं सीधे मैग्नीट्यूड पे। तो मैं यहाँ पर लिखा गया बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, नीचे कितना क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। देखा बच्चों आप लोगों ने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में चार्ज आया वो कौन सा आया? सोर्स चार्ज, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें स्टडी करना है, सोर्स चार्ज। आर डिस्टेंस, तो रिलेशन क्या बना? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर।
मतलब अगर आप आर बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कम होती जाएगी। कोई चार्ज मेरे से अगर 1 मीटर की दूरी पर रखा है तो फोर्स ज्यादा है, अगर 2 मीटर पर चला जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी। कैसे कम हो रही है? आर की पावर 2 के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो ताकत है, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ताकत है, वो आर स्क्वायर के साथ घटती जाती है। और जितना ज्यादा चार्ज होगा उसके डायरेक्टली है बच्चों, तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज्यादा दूरी उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों ये रिलेशन है, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए है ये? पॉइंट चार्ज के लिए। अच्छा, यहां से कुछ प्रॉपर्टीज को कंक्लूड करते हैं बच्चों। पहली प्रॉपर्टी, इसकी यूनिट क्या होगी? फोर्स अपॉन में चार्ज, मतलब न्यूटन पर कूलम। दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगी इसकी वेक्टर क्वांटिटी। पॉजिटिव चार्ज के लिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाते हैं आप पी पॉइंट पर, तो उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ रखें, चार्ज से दूर। और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो क्या करना है बच्चों? तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके तरफ दिखानी है। पॉजिटिव चार्ज है तो दूर, नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज की तरफ, लेकिन लाइन के अलोंग। जो लाइन वहां मिला रही है ना उसकी पोजीशन को, उसके अलोंग वाला। वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट न्यूटन पर कूलम है। इसके बाद और बातें करी जाए तो हमारे पास कंजर्वेटिव वाले टर्म्स हमने पढ़ रखा है, क्योंकि फोर्स से रिलेटेड है। तो मैं एक टर्म यहां पर लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेट करती है किससे? रिलेटेड टू फोर्स। अब अगर मैं बोलता हूं कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 न्यूटन पर कूलम है, 2 न्यूटन पर कूलम, तो आप क्या समझेंगे कि उस पॉइंट पर अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा गया तो उस पर 2 न्यूटन की फोर्स लगेगी। अगर कहीं पर 10 न्यूटन पर कूलम है, इसका मतलब उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखने पर 10 न्यूटन की फोर्स लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेट करता है किससे? फोर्स से। इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेट करता है फोर्स से। बच्चों ग्राफ वगैरह इसके या और जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, आपको पता है हमने प्लेलिस्ट नंबर 1 में उसको डाला हुआ है मैंने, जो लेक्चर नीट और आईआईटी के लिए, उसमें और इलेबोरेट करके और एक्सप्लेन करके इसको लिखा गया है, इसके क्वेश्चंस लिखे गए हैं। आप लोग पहले इसको बेसिक बिल्डअप करें, अपना बेसिक बिल्डअप होने के बाद आगे कैटेगरी में जाए और देखना आप लोगों को दोनों आसान लगने लग जाएंगे। क्लियर है क्या? उम्मीद नहीं छोड़नी यार, हम लोगों को सीखते जाना है हम लोगों को। यहां तक हो गया, न्यूटन पर कूलम, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन किधर होगी, रिलेट कर दिया किससे? फोर्स से। हमें दिखाई नहीं देती इमेजिनरी टर्म्स है। मैंने आपको इसके बारे में बताया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हमने देखा, पेंडुलम को हिलते हुए देखा। फिर मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाएगी, डायरेक्शन क्या होती है, ये सारी बातें इसको मिटा देता हूं। अगले पार्ट में आते हैं, अगला पार्ट देखते हैं बच्चों, इसको मिटा देता हूं। देखिए जरा, चलिए। अब ये तो बच्चों बात थी पॉइंट चार्ज की। पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला Q/4πε0 r²। अब अगर सर क्या कहते हैं, कोई रियल बॉडी आ जाए, कोई एक्सटेंडेड बॉडी आ जाए, तब क्या करें? अरे वही तो, जब अगर ऐसी बॉडीज आ जाए तो एलिमेंट लेना है, एलिमेंट लेके क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। जो आपको लेक्चर मैंने डाले हुए हैं, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, आप लोग इस वाले लेक्चर में बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स करना है तो उसको देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखें जरा, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं एक ये रिंग है हमारे पास, ये रिंग है बच्चों, जैसे चूड़ी, कड़ा, जैसे जो भी आप मान लो इसको, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर बॉडी में ही काउंट होगा ये। ठीक है, चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? Q चार्ज मान लो। इसके सेंटर से कुछ दूरी पर अगर पॉइंट ले लिया जाए P, कितनी दूरी पर? R। ये कितना है यहाँ पर? कैपिटल R, जो इसकी रेडियस है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। अच्छा, R डिस्टेंस हो गया यहाँ से सेंटर से। अब यहां से स्मॉल एलिमेंट लो, कितना? DQ। इस DQ को यहां पर मिला दें तो ये दूरी कितनी आ जाएगी? अंडर रूट में r² प्लस कितना? कैपिटल R²। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है बच्चों आप लोगों को। अब ये रिंग पॉइंट बॉडी की एक्सटेंडेड बॉडी,
एक्सटेंडेड बॉडी। तो देखो एक एग्जांपल लेकर मैं कराता हूं, बहुत सारे एग्जांपल मैंने उसमें करा रखे हैं जो पुराने लेक्चर्स हैं। देखो जरा, आपको क्या करना है, स्मॉल एलिमेंट लेना है। अब ये रिंग कैसे रखी हुई है, देखो ये जैसे मेरा हाथ को मानो ये रिंग है, इमेजिन तो कर सकते हैं यार। इस रिंग को ऐसे नहीं रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ है। एक्सिस कहां से पास हो रही है, इसके सेंटर से। ये रिंग ऐसे रखी हुई है। अब सोच के देखो, अगर ये मेरे पास ये है और ये रिंग है, तो रिंग के हर एक एलिमेंट की यहां से दूरी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। दूरी सेम है, कितना है ये री। अब क्या करें, इस स्मॉल एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो आप, कितना है, डी बराबर, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, 1/4πε0। अब क्या लेना है, क्या क्यू या डी क्यू, डी क्यू, स्मॉल एलिमेंट डी क्यू अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, अभी भी वही आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब स्मॉल एलिमेंट लिया, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी। अब लास्ट स्टेप, इंटीग्रेशन। लेकिन याद रखें ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन बनाना भी बहुत जरूरी है बच्चों। डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन से दूर की तरफ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, एंगल ले लो इसको थीटा। अब इस डीई के कंपोनेंट बनाए बच्चों, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये डीई तो ये डीई कॉस थीटा, और ये इस तरफ बना दे रहा हूं, यहां पर भी बना सकते हैं आप, डीई साइन थीटा। ऐसा ही अगर एक एलिमेंट में यहां पर लेता हूं बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर, तो डीई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, केवल कौन सा कंपोनेंट जुड़ते रहेंगे, डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा, हर एक एलिमेंट का डीई कॉस थीटा जुड़ेगा। इसका मतलब ई नेट जो आएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा आएगा। और डीई की वैल्यू बच्चों यहां से रखता हूं मैं कितना, 1/4πε0 डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आर अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस कितना, कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहां पर जितने भी कांस्टेंट है सबको बाहर ले आओ, बाहर ले आते हैं, कर देते हैं इसको, कितना कितना बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, 1/4πε0 आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 3/2 और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू। ये आ गया ना आंसर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई किसकी, रिंग की। कहां पर, उसकी एक्सिस पे एक पॉइंट लिया हुआ है, ये रखी पॉइंट। ऐसे बच्चों हमारे पास इसको सेमी सर्कुलर कर लिया जाए तब क्या होगा, एक आर्क होगी तब क्या होगा। सीबीएसई में सेमी सर्कुलर या आर्क के बारे में नहीं आएगा, लेकिन ये डेरिवेशन तो आता है बच्चों, कोर्स में है हमारे, तो हमें ये भी सीख लेना चाहिए। अगर हम सेंटर पे आएंगे तो आर जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। ये सारी बातें मैं पहले कर चुका हूं, तो दोबारा से उसको पढ़ाने का अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लेंथ बढ़ जाएगी पूरे लेक्चर की। आर अगर जीरो है एट सेंटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी, जीरो होगी। इसका ग्राफ कैसे बनता है, कहां पर मैक्सिमम होगी, ये सारी बातें उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पर मैंने एक्चुअली क्या बताया आपको, मैंने ये बताया बच्चों आपको, मैंने ये बताया यहां पर कि अगर पॉइंट चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो स्मॉल एलिमेंट लें, और स्मॉल एलिमेंट लेके उसके बाद फॉर्मूला लगाएं, इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन धीरे धीरे आ जाएगा आपको, बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप सीख जाएंगे। ये वाला पार्ट हो गया होगा। अच्छा, और छोटी छोटी बातें करते हैं। देखो, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया Q नॉट इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया कैसे जाता है, लाइंस की सहायता से। ऐसे मैंने लाइंस बनाई, तो ये जो लाइंस है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती है। अगर मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो यूनिफॉर्म है ई है, हर जगह मैग्नीट्यूड सेम है यहाँ पर इसका, ठीक है, डायरेक्शन भी सेम है सबकी। अगर मैं आपसे बोलूं एक प्लस Q नॉट रखा हुआ है यहाँ पर, तो प्लस वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अंदर जो फोर्स लगेगी सेम डायरेक्शन में लगेगी, और अगर नेगेटिव चार्ज हो ये इसकी जगह, तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगी, -Q नॉट ई लिख सकता हूं मैं यहाँ पर। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी है। क्लियर है आप लोगों को, ये डायरेक्शन का खेल था बच्चों। इसमें कैसे करा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये तो यूनिफॉर्म था। एक और एग्जांपल दिखाऊं आपको, ऐसे करके हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके। अगर बच्चों देखो यहां पर डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन तो सेम है, सारे एरो इधर जा रहे हैं, लेकिन बीच का गैप चेंज हो गया।
यहाँ पर गैप भी सेम था, डायरेक्शन भी सेम थी, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम था यहाँ पर हर जगह और डायरेक्शन भी सेम थी। यहाँ पर डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। यहां पर अगर मैं 2 पॉइंट्स लेता हूं, एक ए और एक कौन सा बी, बताओ किनके बीच का गैप कम है? ए वाले के बीच में गैप कम है, और जहां पर गैप कम होगा याद रखेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ये ए वाला इज मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी वाला। कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो बच्चों मैंने इस वाले पार्ट में आपको समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करा जा सकता है, तो उसका फील फोर्स के द्वारा एक्सपीरियंस किया जा सकता है, लेकिन वो दिखाई अदृश्य शक्ति है यार, एकदम सुपरमैन वाली, बिना टच करे खींच लेना, बिना टच करे धकेल देना, ठीक है। और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड केवल पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास लिमिटेड रहेंगे? बिल्कुल नहीं, हम लोग एक्सटेंडेड बॉडी की भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। क्लियर है क्या? उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स में ये रिलेशन होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स बनानी है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट। अब बताओ इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में और नीचे वाली में अंतर क्या है? तो हमें बोलना है ऊपर वाली में डायरेक्शन भी सेम है और हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड भी सेम है। नीचे वाले में क्या है? डायरेक्शन सेम है सर, लेकिन मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम नहीं है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज क्लोज वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, जहां पर दूर दूर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक होगी। ये कुछ पार्ट था बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो लेक्चर नंबर 2 में डाला हुआ है मैंने इसको आप लोगों के लिए। अब आपको लेक्चर 1 देखना है फोर्स वाला, लेक्चर 2 देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। अगले लेक्चर में क्या करेंगे? अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डाइपोल के बारे में। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या, अगर होती है तो कहां कहां पर कैसे निकाली जाएगी। वो लेक्चर इस वाले लेक्चर से थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन आप लोगों को पेशेंस रखना है। उम्मीद करता हूं आप लोग देखेंगे, हिम्मत नहीं हारनी, मेहनत करते रहना है। एक बार, 2 बार, 3 बार, जब आप 1, 2 बार, 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वही चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, यहां तक के लिए धन्यवाद। स्वागत है बच्चों आप लोगों का दोबारा मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है राहुल सिंह फिजिक्स। बच्चों इस वाले लेक्चर में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट। क्या निकालना? न्यूट्रल पॉइंट। अब बच्चों न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पर जो न्यूट्रल पॉइंट रिलेटेड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से है, मतलब एक वह पॉइंट जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए? 0 हो जाए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। एक बात और याद रखना है, जैसा एक्सप्रेशन आपने वेक्टर फॉर्म में किसके लिए किया था? फोर्स के लिए, वैसा ही एक्सप्रेशन, बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ एक्सप्रेशन आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर सकते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? चलिए आते धीरे धीरे सीखते हैं इस बात को भी, फिर हम डाइपोल की तरफ बढ़ेंगे। न्यूट्रल पॉइंट बच्चों यहां पर 2 बातें याद रखनी होगी आपको। केस फर्स्ट फॉर लाइक चार्ज, इसके लिए लाइक चार्ज के लिए, मतलब सेम पोलैरिटी वाले चार्ज अगर होंगे तो आपको याद रखना है न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट बीच में कहीं होगा, बीच में होगा। मतलब अगर मैं बोलूं ये प्लस Q1 है और ये कितना है? प्लस Q2, कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। इसका न्यूट्रल पॉइंट ये रहा, न्यूट्रल पॉइंट कितनी दूरी पर? यहां से x, तो यहां से कितनी दूरी पर? R माइनस x, ठीक है, कितनी दूरी पर? x दूरी पर, और कितना? R माइनस x उस वाले से, Q2 वाले से। अब क्या करें? अब भाई आपको इतना याद रखना है, सिमिलर काइंड ऑफ चार्ज है कॉर्नर पे, तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में होगा, 100% बीच में होगा, याद रखना है यहां पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ने के लिए बाद यहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाए कितना? K Q1 अपॉन में कितना? x स्क्वायर बराबर इसके लिए कितना हो गया? K Q2 बाई कितना? R माइनस x का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? R माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर बराबर Q2 बाई कितना? Q1। स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? R माइनस x अपॉन में x बराबर अंडर रूट में Q2 अपॉन में Q1, Q2 अपॉन में Q1। अब अगर आपको क्या वैल्यू दे रखी हो तो आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं यार, x ही तो निकालना है बस। अब आपको R गिवन रहेगा, Q2 Q1 गिवन रहेगा, क्या निकाल देंगे आप? x। अच्छा देखो याद करने का तरीका क्या है भाई, Q2 वाले को लिखो या फिर Q1 वाले को लिखो, जिसको भी लिखना है तो वो सिमिलर तरीका। मैंने डिस्टेंस x कहां से मानी हुई है? Q1 से, तो और इससे कितनी है? R माइनस x, तो R माइनस x वाले कहां से मानी हुई है? Q2 से,
और x कहां से मानी हुई है Q1, तो r माइनस एक्स के सामने कितना है Q2, और जहां से इसकी दूरी x है उसके सामने कितना है Q1 है, और किस में रख देना है अंडर रूट में। यही तो तरीका है। ये कहां के लिए है, जब लाइक चार्जेस हो, लाइक चार्जेस हो तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में होगा। बच्चों केस 2 इसमें होता है, खुद से आपको करना है, कर लेंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। इतना एक मान लो प्लस Q1 है और एक कितना है प्लस माइनस Q2। क्लियर है क्या? दूरी कितनी है यहां पर r। बच्चों अगेन वही बात, न्यूट्रल पॉइंट बाहर होगा और छोटे वाले के पास, इसके पास छोटे वाले के पास न्यूट्रल पॉइंट बाहर होगा और छोटे वाले के पास होगा। मान लीजिए Q2 यहां पर छोटा है Q1 से, Q2 यहां पर छोटा है Q1 से, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां पर होगा बच्चों, यहां पर होगा। ये रहा न्यूट्रल पॉइंट, यहां से कितनी दूरी पर x, तो यहां से कितना, बस फिर वही सेम फॉर्मूला, ये बस माइनस की जगह कितना हो जाएगा यहां पर प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह कितना हो जाएगा प्लस। फॉर्मूले का फॉर्मेट अभी भी वही। अगर हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो आपको याद रखना है अगर कॉर्नर वाले मतलब दोनों चार्ज सिमिलर पोलैरिटी के तो बीच में होगा कहीं पर, और अगर दोनों चार्ज अपोजिट पोलैरिटी के तो बाहर होगा, और वो भी छोटे वाले के पास। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। न्यूट्रल पॉइंट कैसे निकाला है सर ने, आप लोग आराम से कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स का पता ही है आपको। मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बच्चों वीडियो लेक्चर की जो लेंथ है ना वो ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा लेंथ हो जाएगी तो बच्चे यार अलगस कर जाएंगे, तो वो काम हमें करना नहीं है यार। बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों की तरह चलना पड़ेगा। चलिए यहां तक हो गया हमारे पास। यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना आएगा r प्लस एक्स अपॉन में x बराबर, x दूरी कहां से है, देखो r प्लस एक्स दूरी कहां से, Q1 से, तो Q1 यहां आ जाएगा। x दूरी कहां से है Q2 से, तो Q2 यहां आ जाएगा। बस दैट्स ऑल, खत्म। चलिए यहां तक कर सकते हैं। न्यूट्रल पॉइंट निकालना बहुत आसान है आपके लिए। अब आ जाते हैं आगे टॉपिक पे। बच्चों अब जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ाने वाला हूं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं ज्यादा अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। अब इसको कैसे लिखा जाए बच्चों, बहुत आसान तरीका, वही दोबारा वापस से, ये कितना Q1 एक का लिख के दिखाता हूं, बाकी आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए इस वाले की पोजीशन को कितना मान लिया मैंने, R1 एक का लिखकर दिखा देता हूं मैं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो जिस पॉइंट पर निकालनी है उसका भी पोजीशन वेक्टर लिख लो। इसका पोजीशन वेक्टर कितना मान लो, R0। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो एरो इधर बना लो पहले। क्लियर है क्या? इसको R मान लो। R को कैसे लिखा जाएगा, R बराबर होगा R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अगर R यहां पर ये R2 होता तो यहां पर R2 आ जाता, R3 होता एक और चार्ज तो R3 आ जाए। ऐसे ही तो लिखना है सारा, ठीक है। अब क्या करा जाए बच्चों, इसको यहां पर एक चार्ज के लिए देखो, एक चार्ज के लिए दिखा रहा हूं मैं, फिर क्लियर कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड कितना, R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ R0 पोजीशन माइनस R1 पोजीशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, E बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सीधा लिख रहा हूं बच्चों ताकि आप लोगों ने पहले लेक्चर देख लिया है तो आपको क्लियरिटी होगी कि सर ने कैसे लिखा था। ये क्यूब आ जाएगा और यहां पर R0 माइनस R1 वेक्टर आ जाएगा। R0 माइनस R1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड नहीं, केवल R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यहां पर R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब। अगर हम मेरे पास और चार्ज होते तो क्या लिखा जाता, यहां पर R2 कर देना है, यहां पर R3, फिर प्लस R3 प्लस R4, ऐसे बहुत सारे चार्ज के लिए कर सकते हैं आप लोग। बहुत सिमिलर आसान तरीका है, सिमिलर बिल्कुल फोर्स की तरह। उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आया होगा। थोड़ा फास्ट है लैंग्वेज, समझ सकता हूं आप लोग, पर कोशिश करना देखो पहले जैसा ही है, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा मैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रही है मेरी बातें? ठीक है, ये वाला पार्ट यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक और चार्ज होता Q2 तो यहाँ पर कितना हो जाता R2। अगर एक और होता Q3 तो फिर R3, फिर सबको वेक्टर फॉर्म में जोड़ देते केवल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना अब आपके लिए आसान होगा। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एरो उस तरफ करें पहली बात। एरो करने के बाद उसमें से जहां से निकाल रहे हैं, जिसकी फील्ड निकाल रहे हैं उसकी पोजीशन को माइनस करना होता है। चार्ज कैसे रखना है, पोलैरिटी के साथ। चार्ज कैसे रखना है,
पोलैरिटी। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, Q1 ले लेता हूँ यहाँ पर, और अगर नेगेटिव है तो कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव। चलिए बच्चों, यहाँ तक का पार्ट आप लोग लिखेंगे। अगले टॉपिक में आते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, इसको लिखिए साफ साफ। इसमें बच्चों आगे आपको कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि भाई Q2 के लिए भी होगा तो इतना होगा, Q3 के लिए होगा तो इतना होगा, सबको जोड़ के दिखा सकते हैं। चलिए इसको साफ कर दो, अगले लेक्चर में आते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है बच्चों, साफ कर दिया जाए इसको। चलिए भाई, जैसा कि नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो किसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहने की कंडीशन क्या है, तो आप याद रखें, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, डाई का मतलब दो, और पोल का मतलब पोलैरिटी। एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें दो चार्ज हो लेकिन इक्वल हो और अपोजिट पोलैरिटी वाले हो, कुछ दूरी पर रखे हो, उनके सेंटर कोइंसाइड नहीं करने चाहिए, ऐसे सिस्टम को बोला गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब द अरेंजमेंट और सिस्टम, द अरेंजमेंट और सिस्टम which consist टू इक्वल कैसे, मैग्नीट्यूड में, एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, एंड वो डिस्टेंस कहलाती है बच्चों डाइपोल लेंथ। क्या कहलाती है, डाइपोल लेंथ। करके दिखाता हूं। मान लीजिए माइनस क्यू है, ये वाला क्या है मेरे पास प्लस क्यू। इस अरेंजमेंट में चार्जेस अलग अलग हैं, कितना, 2a वेक्टर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 2a वेक्टर। 2a वेक्टर लेने से कुछ आगे जाके डेरिवेशंस में आसानी होती है, इसलिए 2a वेक्टर मान लिया जाता है। और इस 2a वेक्टर की डायरेक्शन कहां से कहां पर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बच्चों एक बात याद रखनी है, ऐसे हमारे पास एक क्वार्टर पोल होता है। क्वार्टर पोल में क्या होता है, चार चार्ज होते हैं, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। डाइपोल दो चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्वार्टर पोल चार चार्ज, क्वार्टर मतलब 4, चार चार्ज, दो पॉजिटिव पोलैरिटी वाले और दो नेगेटिव पोलैरिटी वाले। अभी हम लिमिटेड रहेंगे, डाइपोल के बारे में बात करेंगे बच्चों। अब डाइपोल आपने देखा कहां पर, डाइपोल अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं कोई ऐसे मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं जिसमें पॉजिटिव भी चार्ज हो, नेगेटिव भी, और अलग अलग सेंटर हो उनके। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, NaCl, NaCl एक डाइपोल है, HCl एक डाइपोल है। क्या H2O2 एक डाइपोल है, N2 क्या एक डाइपोल है, नहीं, क्योंकि इस केस में सेंटर अलग अलग है। इसका भी सेंटर अलग अलग होगा, लेकिन इसमें सेंटर एक ही जगह होगा, इसमें सेंटर एक ही जगह होगा, इसमें सेंटर एक ही जगह होगा। जो हमारे पास डाइपोल होते हैं उसको थोड़ा ओवल शेप में दिखाते हैं, और जो डाइपोल नहीं है उसको एक सर्कल ऐसा गोला बना के दिखा देते हैं। तो ये डाइपोल है, ये डाइपोल नहीं है, इस बात को याद रखना है। क्या क्या कंडीशन, चार्ज हो, इक्वल एंड अपोजिट हो, और सेंटर अलग अलग हो, तो डाइपोल है। अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन ब्रेक होती है तो वो डाइपोल नहीं होगा। क्या सर कोई क्वार्टर पोल भी करके कुछ होता है भाई। क्वार्टर पोल में क्या होता है, चार चार्ज, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें चार चार्ज हो, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव, ऐसे को बोला गया क्वार्टर पोल। ऐसे एग्जांपल्स आते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पोलर नॉन पोलर इन सब में आपको पढ़ाए जाते हैं, वहीं से रिलेटेड टॉपिक है बच्चों ये। ज्यादा इसके बारे में और अगर हमें पढ़ना है, इसको पढ़ने का मकसद क्या है वो आपको पता चलेगा कैपेसिटर में। जब हम डाइलेक्ट्रिक को पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर के कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट करते हैं, वो सारी बातें। चलिए एक बात समझ में आई होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये भी डाइपोल ये भी डाइपोल, तो दोनों में अंतर क्या, दोनों में अंतर है इसका डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल होगा कैपिटल बी। बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कहीं भी मोमेंट वर्ड अगर आता है तो मोमेंट का वर्ड का मतलब है, जैसे यहां के लिए अगर मैं मोमेंट निकालना चाहता हूं तो आप किसी भी चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो उसकी लेंथ से, जो डिस्टेंस है, तो 2a वेक्टर। तो P बराबर कितना आ गया, Q2a। P बराबर Q2a, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज।
विद डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ के साथ प्रोडक्ट कर दो किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से पता क्या चलेगा? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से पता चलेगा स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। अब स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल कैसे पता करेंगे? डाइपोल मोमेंट से। अब इससे क्या पता चलेगा? पोलर एंड नॉन पोलर नेचर। अब भाई अगर पोलर होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर नॉन पोलर होगा तो P इज इक्वल टू जीरो। अगर किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो है तो वो नॉन पोलर में आता है, और अगर किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो वो पोलर मॉलिक्यूल में आता है। क्लियर है क्या? तो ये हमारे पास बात थी। तो लिखा गया प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ either charge with dipole length, with dipole length। डाइपोल लेंथ के साथ किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड को यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसकी यूनिट के बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहले यूनिट होगी चार्ज की कूलाम, डिस्टेंस की मीटर, कूलाम मीटर। ये माइनस नहीं है बच्चों, थोड़ा सा गैप दिया हुआ है, नहीं तो आप इसको सेंटीमीटर पढ़ लोगे, तो इसलिए कूलाम मीटर, थोड़ा गैप। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। सब वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं अभी तक। तो वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कहां से कहां होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव से नेगेटिव। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बिल्कुल अपोजिट आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाते हैं और डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। यूनिट के बारे में समझ में आ गया होगा आपको। वेक्टर क्वांटिटी है, क्या बताती है? पोलर और नॉन पोलर नेचर के बारे में बताती है। जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो है वो नॉन पोलर है, जिसका डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो वो नॉन पोलर, वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो ये छोटा सा पार्ट था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए, जिसमें हमने डाइपोल के बारे में पढ़ा, क्वार्टर पोल के बारे में पढ़ा, डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा। जितना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उतना पोलर नेचर ज्यादा होगा, जितना डाइपोल मोमेंट कम होगा उतना पोलर नेचर कम होगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब ये डाइपोल बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक चार्ज था, लेकिन एक कंडीशन है, यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक मेल है और एक फीमेल है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप जिसको भी क्या कहते हैं, मेल मानो, जिसको भी फीमेल मानो, उससे कोई मैटर नहीं पड़ता। लेकिन ये तो है, दो बच्चे हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है, सिमिलर तरीके से दिखते हैं दोनों, पर पोलैरिटी अलग अलग है। एक में पॉजिटिविटी है और एक में नेगेटिविटी है। ऐसे अरेंजमेंट को, ऐसे सिस्टम को बोला गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करेगा? क्या एक पॉइंट चार्ज की तरह, एक एक्सटेंडेड बॉडी की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? तो जवाब है बिल्कुल होती है। क्या उसके पास पोटेंशियल होता है? बिल्कुल होता है पोटेंशियल। यही सारी चीजें तो पढ़नी है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 में केवल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी है, और वो भी स्पेसिफिकली कुछ पॉइंट्स के लिए। एक पॉइंट होगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बच्चों। इस वाले पार्ट को आप लोग लिखेंगे, मैं अगले लेक्चर पे आता हूं, अगले पार्ट पे आता है, इसको मिटा देता हूं। डाइपोल के बारे में, डाइपोल क्या होता है? दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी वाले डाइपोल कहलाते हैं। ठीक है, अब डाइपोल क्या क्या करेगा? तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, डाइपोल के पास फोर्स भी लगा सकता है, डाइपोल में टॉर्क भी पढ़ना है, डाइपोल की एनर्जी भी पढ़नी है, ये सारी चीजें डाइपोल में भी। बिल्कुल वही काम जो सिंगल पॉइंट चार्ज कर सकता था, कोई एक्सटेंडेड बॉडी के पास होता है, वैसे डाइपोल के लिए पढ़ने वाले हैं। जरा ध्यान से देखें और समझे मेरी बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, बहुत आसान होता है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल एक्सिस के लिए। एक्सियल जैसा नाम से पता चल रहा है, एक्सियल मतलब होता है एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के अलोंग। तो ये डाइपोल को रखा, देखो मैंने नेगेटिव को यहां पे रखा, पॉजिटिव को यहां पे रखा, और एक एक्सियल पॉइंट ले लिया P, और ये सेंटर है O। इस सेंटर से इसकी दूरी R मान ली मैंने, और ये कितना था बच्चों? पूरा 2a था, तो ये a हो गया और ये भी a हो गया। इसीलिए पहले 2a ले लिया जाता है ताकि आने वाले डेरिवेशंस में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज की दूरी बताओ चलो मेरे को। ये a है, ये r है, तो ये कितना रह गया बच्चों?
आर माइनस ए। और बच्चों ये ए है ये आर है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, आर प्लस ए। अब क्या करना है, अब आपको दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देना है यहाँ पर। ये कैसा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की है अंदर की तरफ, पी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। तो इसको मैं ई पॉजिटिव मान ले रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये पॉजिटिव चार्ज के लिए माना है सर ने। ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ पी पॉइंट पे, तो डायरेक्शन चार्ज की तरफ, नेगेटिव वाले की तरफ, नेगेटिव वाले की तरफ, कितना, ई माइनस। अब बताओ कैसी डायरेक्शन में, ये दोनों सेम कि अपोजिट, अपोजिट। अगर अपोजिट है तो पता है 180 डिग्री होता है, तो माइनस कर लेते हैं। तो 4 पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसा लिखा गया बच्चों, प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाले की लिखी गई Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव वाले की दूरी कितनी है, r माइनस ए, और उसका होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट किस तरफ है, ये राइट की तरफ है। अच्छा, 4 नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज लिखा गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दूरी कितनी, r प्लस ए का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 किस तरफ है, ये लेफ्ट की तरफ। बच्चों बताओ, देख के बताओ कौन ज्यादा होगी कौन कम होगी, कौन सा चार्ज पी पॉइंट के नजदीक है, पॉजिटिव। तो जो जितना नजदीक होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जो जितना दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी वीक होगी। इसका मतलब पॉजिटिव वाला ज्यादा है और नेगेटिव वाला कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव इज मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी है। अगर अपोजिट में है तो आपको माइनस कर देना है सिंपली, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। बच्चों पॉजिटिव वाले की कितनी है बताओ, ये रहा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस a का होल स्क्वायर। अच्छा, नेगेटिव वाले की इसमें से माइनस करो, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस a का होल स्क्वायर। क्या कॉमन आएगा यहां से, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पूरा इसको सॉल्व करना है आपको, r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पर पूरी कहानी जो आपके सामने आएगी वो कुछ ऐसे दिखने वाली है आपको, 2pr अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई डाइपोल की, कहां पर, एक्सियल पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे। ये वाला जो केस है ये तब है जब r कंपेरेबल होगा a के। अगर r कंपेरेबल होगा a के, लेकिन स्पेशल केस भी है बच्चों, स्पेशल केस को बोला गया शॉर्ट डाइपोल। अब शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन क्या है, शॉर्ट डाइपोल के लिए r बहुत 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 ज्यादा होगा a से। अगर r बहुत बड़ा है a से, उस केस में आपको r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में से a स्क्वायर को हटा देना है, और फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो बच्चों 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब आएगा। 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एक्सियल पॉइंट पर। अब देखो डायरेक्शन देखते हैं, ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव। तो इनमें ज्यादा कौन, पॉजिटिव वाला, और जो ज्यादा जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो ज्यादा डायरेक्शन भी उसकी। अब डायरेक्शन किसके लेंगे, पॉजिटिव वाले की। अच्छा, अब कंपेयर करते हैं डाइपोल मोमेंट से, ये कैसा है नेगेटिव, ये कैसा है पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट P जो है यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव वाला ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इधर, डाइपोल मोमेंट भी इधर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल वाली पैरेलल होगी किसके, पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड थी डाइपोल की एक्सियल पॉइंट पर। इसको आप लिखें, इसको आप ओपन करके सही से करें, बिल्कुल यही आने वाला है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसको कर ले आप। अगले बात है, इसको साफ करते हैं, याद रखनी है बातें कि सर ने डायरेक्शन कैसे निकाली थी। सर ने क्या करा था, पहले पॉजिटिव वाले को लिया है फिर नेगेटिव वाले को। अगर आप नेगेटिव वाले को पास ले लेते हैं बच्चों और पॉजिटिव वाले को दूर ले लेते हैं तो आएगा तो सेम, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन माइनस आ जाएगी। इसलिए पॉइंट बी के नजदीक किसको रखना, पॉजिटिव वाले को, दूर किसको रखना, नेगेटिव वाले को। ठीक है, अब देखें जरा समझे, दूसरा कहां पर है, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब ऐसे अगर मैं बोलूं, इक्वा मतलब इक्वल,
और टोरियल मतलब पार्ट्स। तो वह एक्सिस जो डाइपोल को दो इक्वल पार्ट में तोड़ दे वो उसकी इक्वेटोरियल एक्सिस है। अब इक्वेटोरियल एक्सिस कहां से पास होगी? उसके मिड पॉइंट से। बिल्कुल इजी सी बात है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इसका सेंटर, ये इसकी एक्सियल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस। कितना पॉइंट लिया आपने? पी, अगेन ये आर, इसको मिला लो, ये मिला लो, ये भी मिला लो, ये कितना हो गया अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों के लिए। अब ये एंगल कितना मान लो? थीटा, और ये एंगल भी कितना? थीटा। अब देखो बच्चों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पहले डायरेक्शन करते हैं। डायरेक्शन कैसे बनानी है? ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगी। कौन सी वाली? नेगेटिव वाली। ये कैसा है? पॉजिटिव, तो लाइन से चार्ज से दूर और लाइन के अलोंग, ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? पॉजिटिव वाले की। अब ये तो तिरछी है, अगर तिरछी है तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा कंपोनेंट में। कंपोनेंट कैसे बनाएंगे इसके? देखो ये पॉइंट P है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ये E माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? E माइनस कॉस थीटा, एंगल के साथ वाला, और नीचे की तरफ कौन सा हो जाएगा बच्चों? E माइनस साइन थीटा। अच्छा, ऐसे E प्लस वाले को ब्रेक करें, एंगल के साथ वाला कितना होता है? कॉस, E प्लस कॉस थीटा, और ऊपर वाला कितना हो जाएगा? E प्लस साइन थीटा। साथ वाला कॉस, सामने वाला साइन। अब आपने इसको ब्रेक कर लिया। अब क्या दिखा? ये दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों सेम डायरेक्शन में। अब क्या करें? अब लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड 4 प्लस क्यू। प्लस क्यू वाले के लिए बताओ कितना ये रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाले की है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूरी कितनी है बच्चों? ये, इसका स्क्वायर कर दूं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना? फर्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड 4 माइनस क्यू, तो नेगेटिव वाले के लिए कितना लिखा जाएगा? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इक्वेशन हम, ओहो, ये तो यार सेम आ गया, इन दोनों का मैग्नीट्यूड दो सेम आ गया। अब क्या करें? अब मैग्नीट्यूड सेम आ गया, इसका मतलब ये और ये सेम हुआ, और अपोजिट है तो कट जाएगा, तो नेट किसकी वजह से निकलेगी? इन दोनों की वजह से। अब किस किस की वजह से? कॉस कंपोनेंट की वजह से। केवल किस कंपोनेंट की वजह से? कॉस। तो बच्चों नेट लिखा गया ई नेट बराबर ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ई प्लस और ई माइनस तो बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा? 2e प्लस कॉस थीटा। ई प्लस का मतलब बीच में प्लस नहीं है, ई प्लस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। चलिए ई पॉजिटिव की वैल्यू याद रखते हैं बच्चों, कितना आएगा? 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू में कॉस थीटा कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब a अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सॉल्व कर लो, Q2 की जगह कितना हो जाएगा? ऊपर P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट कौन से पॉइंट पे बच्चों? इक्वेटोरियल पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पे? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब स्पेशल केस क्या इसमें भी है? बिल्कुल है स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है? व्हेन r इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, r बहुत बड़ा हो a से, मतलब जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं वो डिस्टेंस डाइपोल लेंथ से बहुत बड़ा है, तब आप क्या करें? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर को हटा दे, नेग्लेक्ट कर दे, अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल वाली कितनी आ गई? P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। देखो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन होता है आर के साथ? क्यूब। और पॉइंट चार्ज का क्या होता था? आर स्क्वायर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हमने डाइपोल की कौन से पॉइंट पे? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। क्या इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है? देखो ध्यान से, और डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये इधर देखो कैसे अपोजिट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल वाली अपोजिट होगी, एंटी पैरेलल होगी किसके? टू डाइपोल मोमेंट P के। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक डेरिवेशन हो गया कौन से पॉइंट के लिए? इक्वेटोरियल के लिए। एक लास्ट डेरिवेशन के लिए आपका साथ और चाहूंगा बच्चों, एक लास्ट डेरिवेशन डाइपोल के लिए आप लोगों को और थोड़ा सा यहाँ पर रुकना पड़ेगा। देखिए वो कहां पर है, इसको साफ कर देते हैं। इसको आप लिखे
चलिए पॉज कर दीजिए स्क्रीन। अब उसके बाद इसको लिखें, उसके बाद आगे अगले पॉइंट को बढ़ेंगे। केवल एक डेरिवेशन के लिए आपका साथ और चाहूंगा यहाँ पर, और देखना बड़े ध्यान से कितना आसानी से आप लोग उसको भी कर पाते हैं। बच्चों अगला डेरिवेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट एनी पॉइंट, कोई भी जनरल पॉइंट है, कोई स्पेसिफिकली उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट डाइपोल, ये नेगेटिव माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये यहां से रहा पॉइंट पी। कितने एंगल पे? तो मैंने बोला थीटा एंगल पे। ये Q1 चार्ज है और ये Q चार्ज है, दोनों चार्ज है, ये थीटा एंगल है। डाइपोल मोमेंट मैंने लिया है नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरफ। अगर बच्चों ये P है तो दो कंपोनेंट बनाओ, एक तो ये वाला P cos थीटा, एक ये वाला P sin थीटा, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा। अब क्या कर रहे हैं? अब कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो ये जो लाइन जा रही है ना, इस लाइन के अलोंग एक कंपोनेंट माने ये वाला, इसको एक्सियल वाला नाम दें। एक इसकी लाइन के एकदम परपेंडिकुलर, इसको ई इक्वेटोरियल नाम दें। अब ई एक्सियल कैसे लिखा जाएगा बच्चों? ई एक्सियल लिखना बहुत आसान। ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता था? 2। बताओ एक्सियल वाले के लिए कौन सा डाइपोल मोमेंट लिखोगे? इसके पैरेलल वाला, मतलब ये देखो कितना 2p cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। किसके लिए लिखा है? एक्सियल वाले के लिए। अच्छा इक्वेटोरियल वाला ये है। अच्छा इसके लिए तो एंटी पैरेलल लिखा जाएगा। अगर एंटी पैरेलल लिखा जाएगा तो p cos थीटा या p sin थीटा। देखो ये ऊपर, ये बिल्कुल जस्ट उसके नीचे, तो कितना p sin थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। बच्चे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 2 लगाया, यहाँ 2 नहीं लगाया, क्यों? एक्सियल वाले में 2 आता था, यहाँ पर 2 नहीं आता। अब ये आ गया, अब दोनों आ गए तो इसका रिजल्टेंट निकाल दो, ये रहा रिजल्टेंट। तो ई नेट कितना आएगा? दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डायरेक्ट स्क्वायर करके अंडर रूट में रख देते हैं जोड़ के इसको और इसको। इस वाले को कितना लिखेंगे? ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। ई एक्सियल वाला कितना आएगा बच्चों? ये रहा 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल वाले को लिखो आप, कितना हो जाएगा? p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर। जो जो बाहर आ रहे हैं उनको बाहर निकाल दो। p बाहर आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब बाहर आ गया, अंदर कितना बचा? 4 cos स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा को तोड़ लेते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आया? p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये जनरल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है डाइपोल की। और बच्चों अगर ये पॉइंट बिल्कुल एक्सियल पॉइंट पर आ जाएगा तो थीटा हो जाएगा 0। फॉर एक्सियल थीटा बराबर 0 और फॉर इक्वेटोरियल थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री, एकदम परपेंडिकुलर। देखो ये वाला पॉइंट यहां पे 90 डिग्री आ गया। क्लियर है क्या? चलो डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं इसकी। इसका एंगल इसके साथ बच्चों मैंने ले लिया अल्फा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए tan अल्फा लगा दीजिए आप। tan अल्फा कितना हो जाएगा? इसको ऐसे कंप्लीट करो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब ई इक्वेटोरियल अपॉन में ई ऑफ एक्सियल। इक्वेटोरियल वाला कितना है बताओ? ये रहा कितना? p sin थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अपॉन में एक्सियल वाला कितना? ये रहा 2p cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। काटो 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 काटो, कट गया। अब ये आ जाएगा ऊपर, तो ये कितना बचेगा हमारे पास? tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 और बराबर कितना है? tan अल्फा। बच्चों क्या अगर मैं आपको थीटा दे दूं क्या अल्फा निकाल लोगे? बिल्कुल। क्या अल्फा दे दूं थीटा निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। चलिए ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से। कौन कौन से पॉइंट पे निकाली? एक्सियल, इक्वेटोरियल और एनी पॉइंट। बच्चों हिम्मत नहीं हारनी,
मेहनत करनी है, स्किप मत करना लेक्चर। ये हमारे पास थर्ड लेक्चर है। पहले लेक्चर में फोर्स के बारे में पढ़ा हमने, है ना। उससे पहले के लेक्चर आपको मैंने वीडियो जो अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे, जिसमें चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। ये लेक्चर हमने कहाँ से बनाया, कूलॉम्स लॉ, फिर हमने एक्सटेंडेड बॉडी देखा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ जाएगा। अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चलिए बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं। हम लोगों को इस लेक्चर में जो पढ़ना है वो टॉर्क के बारे में बताता हूँ, आपको फोर्स के बारे में बताता हूँ। बच्चों यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल को आप चैप्टर नंबर 2 में करेंगे। फिलहाल जो हमें पढ़ना है वो देखना जरा। टॉपिक है फोर्स ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी वो देख लेते हैं जरा। बच्चों देखो, बहुत ही आसान होता है, इसका आंसर भी बहुत बचकाना से ही होता है। देखो, ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ये नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, दिस सिस्टम इज कॉल्ड डाइपोल। अगर ये डाइपोल है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितनी लगी, इस तरफ प्लस क्यू ई, और इस पे नेगेटिव पे इधर लगेगी कितना, क्यू ई माइनस का। चाहे आप माइनस लगाए ना लगाए, लेकिन डायरेक्शन आपको पता ही है। तो नेट फोर्स कितनी हो गई, जीरो। नेट फोर्स कितना हो गई, जीरो। इसका मतलब अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पे नेट फोर्स कितनी होगी, जीरो। तो क्या इस पे टॉर्क भी जीरो होगा, ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं होगा। क्या ये घूमेगा या नहीं घूमेगा, अगर घूमेगा तो टॉर्क कितना लगेगा। तो बच्चों उसके लिए देखते हैं टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसमें रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। बच्चों इसमें आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है, मेरी बातें बड़े ध्यान से सुननी है। और देखो बोर्ड की तरफ ध्यान से देखें कैसे। ये मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है ना। तो अब मैंने यहां पर एक डाइपोल रखा। मान लीजिए उस डाइपोल की कभी एक्सिस हुआ करती थी। अब ये डाइपोल हमने यहां पर ले आए। ये कैसा चार्ज, पॉजिटिव, ये कैसा चार्ज, नेगेटिव। अब बताओ जरा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ, डाइपोल लेंथ की डायरेक्शन इस तरफ, जैसे भी बोलेंगे। अच्छा, यहां फोर्स कितना लगी, क्यू ई। यहां पर फोर्स कितना लगी, माइनस क्यू ई। मैग्नीट्यूड अभी भी इतना ही, क्यू इंटू ई। कितने एंगल पे ले आए हम इसको, थीटा। अब एक बात बताओ, अब डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे देखा जाएगा, तो P क्रॉस E करके देखें। देखो P की डायरेक्शन किधर है, ये P, E नीचे, देखो E इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो P से E की तरफ, P से इधर देखो ऐसे, P से E की तरफ। तो थंब किधर जा रहा है मेरा, अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो यहां पर देखो टॉर्क निकालते हैं। डाइपोल रखा हुआ है, कंसीडर डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट। कितना है डाइपोल मोमेंट, P। कहां रखा हुआ है, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें जो टॉर्क लगेगा उस टॉर्क का फॉर्मूला कितना होगा। तो बच्चों याद करो, टॉर्क बराबर होता था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्या करें भाई, ये 2a वेक्टर था, इसको एक्सटेंड कर लेता हूं, यहां पर यहां से इसको एक्सटेंड कर लेता हूं। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, अपर हाफ अलग, लोअर हाफ अलग भी कर सकते हैं, और दोनों एक साथ भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये थीटा तो ये भी कितना, थीटा। ये कितना, 2a साइन थीटा सामने वाला, और ये कितना, 2a कॉस थीटा। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये फोर्स है और ये उस पर परपेंडिकुलर है, ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर। तो टॉर्क कितना है बच्चों, फोर्स की जगह QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2a साइन थीटा। तो कितना फॉर्मूला बना, टाउ बराबर Q2 है, Q2 की जगह PE साइन थीटा, और ये आ गया टॉर्क। टॉर्क बराबर PE साइन थीटा, टॉर्क बराबर PE
साइन थीटा। क्या इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क बराबर आएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और यहां के हिसाब से बताऊं तो पी इधर होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, ई ई इस तरफ है ना, पी ई थंब अंदर, तो यहां पर ये कैसा है? इनवर्ड है। कैसा है? टॉर्क इनवर्ड है। क्लियर है क्या मेरी बात? तो आपको टॉर्क निकाल लिया होगा आप लोगों ने। केसेस देखें इसमें। केस फर्स्ट, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? टॉर्क मैक्सिमम के लिए आपको क्या याद रखना है? थीटा बराबर 90 डिग्री। मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के 90 डिग्री पर होगी। तो टॉर्क मैक्सिमम कितना आ गया बच्चों? पीई। टॉर्क मिनिमम कितना आ गया? टॉर्क मिनिमम। तो टॉर्क मिनिमम कब होगा? व्हेन थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री। और टॉर्क मिनिमम कितना आएगा? 0 आ जाएगा। टॉर्क मिनिमम कितना आएगा? 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो टॉर्क मैक्सिमम। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल तो टॉर्क 0 होता है। चलिए, ये टॉर्क का फॉर्मूला था। टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? पाम को पी की तरफ करना और ऐसे घुमा देना ई की तरफ, और थंब को देखना कि थंब किधर है, अंदर है या बाहर है। क्लियर है क्या मेरी बात? राइट हैंड पाम रूल यूज करना है। पी क्रॉस ई, पी की तरफ इसे, ई की तरफ घुमाओ, थंब को देखो, वो हमें डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बताएगा। चलिए बच्चों, यहां तक इसको आप नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको साफ कर देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लेक्चर समझ में आया होगा आप लोगों को, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मिनिमम कितना होगा, इसको साफ कर देता हूं मैं। अब देखते हैं बच्चों आगे वाले लेक्चर में क्या करना है। अब हमें देखना है कि ये तो पता चल गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन टॉर्क लगेगा। मतलब डाइपोल चलेगा नहीं, घूमेगा। चलेगा नहीं, घूमेगा। लेकिन एक केस और है, अगर डाइपोल अलोंग द एक्सिस है या फिर एंटी पैरेलल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तब टॉर्क भी 0 हो जाएगा और फोर्स भी 0 हो जाएगी। मतलब हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि टॉर्क लगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर वो पैरेलल होगा तो टॉर्क 0 हो सकता है। लेकिन एक बात कंफर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा नेट फोर्स 0 होती है। नेट फोर्स कितना होती है? 0। लेकिन टॉर्क 0 हो भी सकता है और नहीं भी। अगर टॉर्क 0 होगा तो तब क्या एंगल होगा, पता चल गया। टॉर्क 0 नहीं होगा तो कितना होगा? पीई साइन थीटा। चलिए बच्चों अगले पे आते हैं। अगला है हमारे पास एक छोटा सा यहां पर टॉपिक और करते हैं। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कई बच्चे बड़ा परेशान होते हैं कि भाई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो कैसे करेंगे सर। तब आपको क्या करना है, इस केस में फोर्स 0 नहीं होगी। इस केस में फोर्स 0 नहीं होगी। अब उसमें डायरेक्शन किधर होगी वो मैं आपको निकाल के बताता हूं। इमेजिन करो ये पॉजिटिव रख दिया मैंने और यहां पर नेगेटिव। बताओ ये वाली E1 इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली E2, आपने पुराना लेक्चर देखा तो बताओ यहाँ पास पास है तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। अब बताओ पॉजिटिव पे लगने वाली फोर्स किधर होगी? राइट की तरफ पॉजिटिव पे। और नेगेटिव पे लगने वाली किधर होगी? इस तरफ। ये किस पे लगने वाली फोर्स है? पॉजिटिव पे। इस तरफ लगी होगी किस पे? नेगेटिव पे। लेकिन ज्यादा कौन है बच्चों? पॉजिटिव वाली ज्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और इसमें फोर्स इधर लग रही है, तो इसका मतलब जो नेट फोर्स लगी है वो किधर लगेगी? राइट की लेफ्ट? राइट की तरफ। और अगर मैं इस सिस्टम को चेंज कर दूं, माइनस क्यू इधर प्लस कर दूं और यहां पर माइनस क्यू, तो फोर्स किधर हो जाएगी? लेफ्ट की तरफ हो जाएगी। पॉजिटिव वाले पे अभी भी उसी डायरेक्शन में लगेगी, इस पे इधर, इस पे इधर, लेकिन ज्यादा कौन सी? ये वाली ज्यादा। तो डायरेक्शन भी किसकी आएगी? ज्यादा वाले की। तो नेट फील्ड की डायरेक्शन किधर आई? राइट। फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट की राइट, तो आंसर है इस तरफ होगी सर। क्लियर है क्या? और अगर इसको चार्ज को उल्टा कर दूं तो उस तरफ वाली ज्यादा हो जाएगी, नेगेटिव वाली ज्यादा हो जाएगी। चलिए ये फोर्स के बारे में था। यहां पर फोर्स नॉट इक्वल टू 0 है
अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स जीरो है, नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो फोर्स जीरो नहीं होगी। किस तरफ होगी? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, ठीक है, उस तरफ से आपको ऑब्जर्व करना है। ये बच्चों हमारे पास डाइपोल के बारे में पढ़ा हमने। डाइपोल का क्या निकाला? टॉर्क निकाला। डाइपोल की फोर्स निकाली किसमें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और भी टॉपिक होते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि टाइम पीरियड निकालना, एसएच प्रूव करना, वो हमने प्लेलिस्ट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 में डाला हुआ है। ये उन बच्चों के लिए जो स्ट्रिक्टली जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है फिजिक्स में, जो अपना बेसिक पहले क्लियर करना चाहते हैं, उनको यहां से स्टार्ट करना चाहिए, फिर उस पर जाना चाहिए। दोनों लेक्चर की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों में अच्छा कंटेंट है, बस बच्चे पे डिपेंड करता है पहले वो किसको चूज करता है, पहले वो आसान रास्ता करता है, अपनी शुरुआत ही बिल्कुल अच्छे लेवल से करना चाहता है। दोनों के लिए भाई साहब दोनों तरह के बच्चे हैं, दोनों तरह के बच्चे सीखें। अब देखना, अब आते हैं बच्चों अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक होने वाला है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इसको सिंबल होगा फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखने से पहले एक बात याद रखें अपने माइंड में, यहां पर बात होगी एरिया की, और बच्चों एरिया होगा एक वेक्टर क्वांटिटी, और जो वो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर और सेंटर से बाहर, सरफेस के परपेंडिकुलर और सेंटर से बाहर। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये किताब रखी हुई है, इस किताब में 6 सरफेसेस, तो इस वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर एंड सेंटर से बाहर इस तरफ, इस वाले के लिए इस तरफ, इसके लिए इस तरफ, नीचे वाले के लिए नीचे की तरफ, इसके लिए इस तरफ। मतलब जो भी हमारे पास सरफेस होगी उसके हमेशा परपेंडिकुलर और सेंटर से बाहर की तरफ। चलिए एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अब फ्लक्स पे आते हैं। फ्लक्स क्या बताता है? फ्लक्स बताता है कि किसी गिवन एरिया में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी। किसी गिवन, मान लो मेरे सामने एक दीवार है, उस दीवार में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में इसमें से पास करूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक यूनिट एरिया में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी इसमें से, वो उस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू यूनिट एरिया। क्लियर है क्या? तो फ्लक्स को ऐसे समझें, मान लीजिए मैंने यहां पर बच्चों एक एरिया लेता हूं ऐसे करके, स्क्वायर टाइप में, मान लीजिए प्लेन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इसका ये नॉर्मल है बच्चों, एन मान लेता हूं, एन नॉर्मल है, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए मैंने यहां पर लाइंस बनाई हुई है। कितना एंगल पर है बच्चों? थीटा एंगल पर है। अब मेरे को इस एरिया का फ्लक्स लिखना है तो कैसे लिख दूंगा मैं? फ्लक्स बराबर E इंटू में एरिया इंटू में कॉस थीटा। याद रखें थीटा जो है एंगल है बिटवीन E एंड नॉर्मल, E एंड नॉर्मल, प्लेन के साथ नहीं, प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है कौन? नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ E का एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, तो बच्चों डेफिनेशन क्या लिखनी है पेपर में? डेफिनेशन ऐसे लिखनी है आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली through a unit area, through a unit area। मतलब इस बुक के हिसाब से मैं समझाऊं, इस बुक में से इसके प्लेन के परपेंडिकुलर अगर यहां से बहुत सारे तीर छोड़े जाएं, एरो छोड़े जाएं, कितने एरो इसमें से पास होंगे, वो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाया जाएगा। क्या कहलाएगा? और सोच के देखो, अगर ये ऐसे जा रही लाइन है और इसको एरिया को मैं चेंज करूं, डायरेक्शन चेंज करूं, तो क्या एरिया बदला कि डायरेक्शन? डायरेक्शन बदला तो एंगल पे फर्क पड़ा, और एंगल पे फर्क पड़ा तो फ्लक्स पे फर्क पड़ा। अगर इसमें से 10 लाइन पास हो रही है तो फ्लक्स, अगर 5 लाइन हो रही है तो फ्लक्स,
तो 5 वाली लाइन वाला फ्लक्स कम होगा, 10 वाली लाइन वाला फ्लक्स ज्यादा होगा। अगर ये एरिया इतना ही ले लूं तो फ्लक्स कम, बड़ा एरिया फ्लक्स ज्यादा। तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, कितने एरिया में से जा रही है और कितने एंगल पे जा रही है। क्लियर है क्या मेरी बात? यहां तक आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझ में आया होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ यूनिट एरिया, कैसा एरिया? यूनिट एरिया, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, तो इसको और कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कॉस थीटा हटेगा तो डॉट आएगा। और बच्चों एक बात याद रखना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है। कैसी क्वांटिटी देता है? स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब फ्लक्स स्केलर हुआ, बिल्कुल फ्लक्स स्केलर हुआ। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूं, वही पुरानी प्रॉपर्टी, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, और क्या होगा? और होगा इसके बारे में स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं लेना, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कैसे वो मैं आपको समझाता हूं। देखो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। जीरो भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कब नेगेटिव होगा वो मैं आपको बताऊंगा, और पॉजिटिव भी होगा। जीरो भी, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन हर जगह नेगेटिव लेना है ऐसा दिमाग नहीं चलाना आपको। कब लेना है वो मैं बताता हूं आपको। समझो एक एग्जांपल बच्चों, यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं इसको समझाने के लिए कि कब आप नेगेटिव लें कब पॉजिटिव लें। अगर एक लूप दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? लूप। लूप मतलब कोई रिंग, कोई स्क्वायर, तब आप क्या करें? तब आप 0 डिग्री या फिर बोल सकते हैं पॉजिटिव वाले को प्रेफरेंस देंगे। अगर कोई सरफेस आ जाए, क्लोज्ड सरफेस, जैसे स्फीयर, सिलेंडर, जैसे कोन, जैसे क्यूब, ऐसी चीज को बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस। अगर ऐसी चीज आ जाए, मान लीजिए क्लोज्ड सरफेस है बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वाले एरिया का, ये जो मैंने शेड किया हुआ है, इसका नॉर्मल ड्रॉ करो, तो आप बोलेंगे बाहर की तरफ होगा सर। अगर मैं बोलूं इस वाले एरिया का नॉर्मल ड्रॉ करो, तो आप बोलेंगे सर इसका बाहर की तरफ होगा, ऐसे। अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी, तो बच्चों बताओ ये नॉर्मल इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इसके लिए एंगल कितना लेंगे? 180 डिग्री। और इस वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, नॉर्मल भी इधर, तो थीटा बराबर कितना लेंगे? 0 डिग्री। तो इसमें सीखना क्या था? सीखना ये था, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो इसको बोल सकते हैं आप इनवर्ड फ्लक्स। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है तो इसको बोलेंगे आउटवर्ड फ्लक्स। और इसको मैं शेडिंग कर देता हूं क्योंकि अंदर से दिखा रहा हूं तो देखिए, लेकिन डिसकंटिन्यूअस होती नहीं है, लेकिन शेडिंग थोड़ा सा इसलिए किया हुआ है ताकि आपको पता चले कि बॉडी के अंदर से जा रही है। तो इनवर्ड वाला नेगेटिव, आउटवर्ड वाला पॉजिटिव। अब जीरो कब होगा? जीरो कब होगा वो भी देखो बच्चों। अगर ये मेरे पास ऐसे रख दिया जाए, स्क्वायर है, तो इसका नॉर्मल किधर हुआ? ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है ऐसे, तो फ्लक्स मिनिमम होगा, और मिनिमम कितना होगा? 0, क्योंकि एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। और मैक्सिमम कब होगा? तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा जब थीटा 0 डिग्री होगा और मैक्सिमम फ्लक्स E इंटू ए होगा। मान लो मैं स्क्वायर को ऐसे रख दूं बच्चों, और इसका ये नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे पास कराऊं, तो बताओ कितना एंगल हुआ? 0 डिग्री। और 0 डिग्री जब एंगल होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। 0 से मैक्सिमम E इंटू ए। अब कैसे देखो एंगल, मान लो अब इस तरफ बोर्ड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो नॉर्मल देखो मैं ऐसे ले रहा हूं इस तरफ, बोर्ड की तरफ, प्लेन के परपेंडिकुलर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रही है तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो नॉर्मल किधर हो गया? ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर, तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। और एंगल 90 डिग्री होते ही फ्लक्स कितना हो गया? 0। तो बच्चों हमने किसके बारे में सीखा यहां पर? फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है। फ्लक्स क्या बताता है कि किसी गिवन एरिया में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? ई पे, ए पे, थीटा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल। इसके बेसिस पे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उसको मैंने अलग पार्ट में डाला हुआ है। उम्मीद कर दो आप ये सारा बेसिक सीखने के बाद उस पर जरूर जाएंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो उसमें कराए हुए हैं उनको ट्राई करेंगे।
चलिए इस लेक्चर में हमने कहां तक पढ़ा बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया, फोर्स पढ़ ली, टॉर्क पढ़ लिया, और एक्स्ट्रा भी मैंने कुछ नहीं करा इसमें, लेकिन आपको बेसिक से भी बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है। बस मन लगा के पढ़ना है, एकदम कंटिन्यू पढ़ना है। जब तक पढ़ना है तो कंटिन्यू पढ़ना है, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आपको टाइम मिले, खेलने के टाइम पे खेल, पढ़ने के टाइम पे पढ़ना, लेकिन करना एकदम फोकस होके। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगले लेक्चर में जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ 12th वालों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, और उसमें हम पढ़ेंगे गॉस लॉ, और गॉस लॉ से कैसे एक्सटेंडेड बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड चुटकियों में निकाल देंगे। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करें। अगले लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।